लाइव हो गया। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग आप सभी को। गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। और आइए मेरे दोस्त, करते हैं इस बैच की शुरुआत। बेटा आप सबकी जानकारी के लिए भी ये बता दूं, हालांकि आप सबने कल का जो एक अनाउंसमेंट के लिए वीडियो शायद कल शाम को लाइव आए थे ना हम लोग। कल शाम को लाइव आके मैंने यूट्यूब पर भी बता दिया था कि जो कैलेंडर है 2024 का वो आ चुका है। और जब हम कैलेंडर की डेट्स देखते हैं ना, तो पुत्र बड़ा ऐसा लगता है कि अरे पेपर में तो भी 4-5 महीने हैं या 6 महीने हैं, ठीक है, या 7 महीने हैं या 8 महीने हैं। अरे हमारे पास तो बहुत जो है आराम से टाइम है, आराम से जो है ना हम चीजों को कर लेंगे। बिल्कुल। लेकिन मेरे दोस्त कभी भी ध्यान रखिए, जब हम चीजों की शुरुआत करते हैं तो चीजें बड़ी आसान लगती है। 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने में मैं अपने आप को इस लायक बना लूंगा कि एक वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे पाऊं जो लाखों स्टूडेंट्स जिसको जो है भरने वाले हैं, जिसका फॉर्म, उसको मैं 4-5-6 महीने में आराम से कर लूंगा। ऐसा कोई मुझे हड़बड़ी मचाने की जरूरत नहीं। मेरे विचार बिल्कुल अलग है। मेरे विचार ये है मेरे बच्चे, पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो समय से पहले हो जाए ना तो ज्यादा अच्छा है। तो अभी से ही, आज से ही अपनी एक पॉजिटिव स्टार्ट लो कि 2024 का जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हो वो बहुत सीरियसली आप एग्जाम दोगे। प्लस ये नहीं देखोगे कि उसकी जो डेट है वो बहुत आगे है तो मैं रिलैक्स होकर बैठ जाता हूं, ऐसा नहीं। एग्जाम से कम 1-1.5 महीने पहले अगर आपका सिलेबस हो जाएगा, उत्तर 1-1.5 महीने तक आप मॉक टेस्ट लगाते रहोगे, चीजों को रिवाइज करते रहोगे, तो उतना वक्त भी आपको चाहिए। या मैं कह रहा हूं उससे और पहले हो जाए और अच्छी बात है। तो पढ़ाई है, ऐसा नहीं है कि जिस डेट पे उसी डेट पे आपको जाके खत्म करनी है। जितनी पहले आपका सिलेबस अच्छे से खत्म हो जाएगा, जितना पहले आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, उतना ही ज्यादा अच्छा। तो उन डेट्स के हिसाब से एक पॉजिटिविटी रखिए कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है अच्छे से तैयारी करने का। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हर दिन आप सिर्फ 4-5 घंटे पढ़ रहे। मेहनत अपनी बराबर रखो। अब आपका ये सवाल हो सकता है, सर आपके हिसाब से कितनी देर पढ़ना चाहिए? मुझे सीजीएल निकालना है, मुझे सीडीएस निकालना है, मुझे जो है एसआई का पेपर देना है, सीपीओ देना है, ठीक है ना, कुछ भी एग्जाम आपको देना है, आपके हिसाब से कितनी देर पढ़ना चाहिए? बेटा ये जो क्वेश्चन होता है, मैं हमेशा इसका एक जवाब देता हूं, ये स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। आप अगर पढ़ाई में कमजोर हैं तो आप ज्यादा पढ़ोगे, आप अगर पढ़ाई में होशियार हैं तो आप कम पढ़ोगे। इसलिए कोई बच्चा ऐसा होता है जो पिछले टॉपर का, मैंने आपको इंटरव्यू जब मैं ले रहा था तो उसने बोला सर मैं 7-1 घंटे पढ़ लेता था, सेल्फ स्टडी 6-7 घंटे सफिशिएंट था। क्योंकि भाई वो बचपन से ही ब्रिलियंट रहा था। उसके 12th के मार्क्स 98 पॉइंट समथिंग थे परसेंटेज, कॉलेज में बेहतरीन किया, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग से होशियार था, मैथ्स उसका एकदम लाजवाब था, इंग्लिश मीडियम था स्कूल, तो इंग्लिश मीडियम था तो भाई इंग्लिश भी अपने आप से पहले से बहुत अच्छी स्ट्रांग थी, बना के चल रहा था। वोकैब कॉम्प्रिहेंशन की उसको चिंता ही नहीं थी। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं उसमें। आप उसको देख के सोचो मैं भी 6-7 घंटे पढ़ लेता हूं, तो बेवकूफी हुई ना। आप अपने हिसाब से देखिए, अगर आप वीक हैं पढ़ाई में तो आप ज्यादा पढ़िए, अगर आप स्ट्रांग हैं तो कम पढ़ के भी काम चल जाए। लेकिन अपने आप को पहचानिए, तो अपने हिसाब से चुनिए। किसी के लिए 7 घंटे भी बहुत है और किसी के लिए 12 घंटे भी कम है। बंदे 14-14 घंटे भी पढ़ रहे हैं। अब जब वो 14-15-16 घंटे भी दे रहा है, मैक्सिमम है 15 घंटे दे रहा है बंदा, तो उसको कहा जाता है सीजीएल ही निकालना, यूपीएससी थोड़ा ना 15 घंटे क्यों पढ़ रहा है? अरे भाई किसी के लिए सीजीएल भी यूपीएससी के समान हो सकता है, किसी के लिए एमटीएस का पेपर भी यूपीएससी जितना टफ हो सकता है, क्योंकि वो बच्चा पढ़ाई में कमजोर है। तो अगर आप पढ़ाई में कमजोर हैं तो बार बार इस बात को मत बोलिए बेटा पढ़ाई में कमजोर हूं सर, कमजोर हूं। इस बात पे फोकस दीजिए कि आप स्ट्रांग बनेंगे कैसे, कैसे बनेंगे? पढ़ के, ठीक है। चल, तो इन्हीं बातों के साथ आज की सुबह की करते हैं शुरुआत और स्टार्ट करते हैं अपना बैच। देखिए जी, हाँ जी बेटा बिल्कुल, आप वीओडी इसमें फ्री हैं। आप अगर चाहें तो आप वीओडी से भी अपना सिलेबस जो है आगे पढ़ सकते हैं। ठीक है महाराज, कर लीजिए पढ़ाई लिखाई चालू। देखिएगा, आप ध्यान से जरा सुनते चलिएगा और समझते चलिएगा। स्क्रीन इसकी थोड़ी ग्रीन वाली कर लेते हैं। ठीक है, देखो मेरे दोस्त, बातचीत बड़े ध्यान से समझिए। हम कौन सा टॉपिक सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं? हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं जी नाउन टॉपिक। तो आप अपनी बहुत बेहतरीन अच्छी सी एक हेडिंग डाल लें, नाउन।
इस नाउन टॉपिक में क्या क्या है पढ़ने का, वो शुरुआत से ही मैंने आपको एक बात समझा दी थी, पहले ही एक बात समझा दी थी बेटा, कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको, ये कलर ले लेते हैं, ये बेस्ट है, तो मैं आपको कोई भी टॉपिक वो बेसिक से ही पढ़ाना स्टार्ट करूं। ऐसा नहीं है आप नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन से इंग्लिश पढ़नी स्टार्ट करनी चाहिए या नाउन से ही आते हैं, ऐसा कुछ नहीं बेटा। आप 10 से पढ़ना चालू कर सकते हैं, तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं से भी, ऐसा कुछ नहीं। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले अच्छे से उसका इंट्रोडक्शन, अच्छे से उसका एक बेसिक पार्ट खत्म कर लो, तो वो टॉपिक आपके लिए बेहद आसान हो जाता है। ठीक है, और मैंने पहले भी कहा है, फर्क नहीं पड़ता आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, फर्क नहीं पड़ता आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, ग्रामर किसी ने नहीं भी पढ़ी। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में बेटा मैं भी दिल्ली से ही हूं और इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ा हूं, तो मुझे सच्चाई पता है इंग्लिश मीडियम स्कूल की। वहां पर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलने पर जोर दिया जाता है। दे नेवर एवर ट्राई टू टीच यू द ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स, ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज वेनेवर यू आर स्पीकिंग या वेनेवर यू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज, द फैक्ट इज दैट देयर इज नो नीड ऑफ इंग्लिश ग्रामर। You have some sentences in your mind and you are going to use them while speaking. That's it. This is called spoken English. आसान है ना, आपके पास सेंटेंसेस होते हैं, आप उनको बोलते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर से नया सेंटेंस बना लेते हैं। जितनी ज्यादा आप इंग्लिश सुनते हैं, पढ़ते हैं, उन सेंटेंसेस को यूज करते रहते हैं। जैसे आपको विदाउट हिंदी व्याकरण हिंदी बोलनी आती है, इसीलिए इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को बिना ग्रामर के जाने, ठीक है, इंग्लिश बोलनी आ जाती है, जिसका ग्रामर से कोई लेना देना नहीं। आपके एग्जाम में वो ग्रामर पूछेगा, आपके एग्जाम में वो स्पीकिंग नहीं पूछेगा। तो कोई भी इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा वो ईगो ना पाले कि उसको ग्रामर आती है या नाउन है, अरे ये तो बहुत आसान है, तो बेसिक है, तो मुझे आता है। कुछ नहीं आता है छुटकू बेटा, कुछ नहीं आता है। ग्रामर आपको नहीं पढ़ाएगी, वो नहीं है नाउन नहीं, वो पर्सन प्लेस थिंग आगे क्या, ऐसा कुछ नहीं। ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलो देखते हैं जी। तो नाउन में सबसे पहले इसका बेसिक पार्ट या किस तरीके से हमने इसे जानना है वो जरा एक बार समझ लेते हैं। तो हमने क्या देखना है, नाउन का एक वो बेसिक पार्ट, कैसे नाउन जो है बना, किस तरीके से इन चीजों चली। तो उसको मैं क्या नाम दे देता हूं, इंट्रोडक्शन। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन। तो नाउन को जरा इंट्रोडक्शन की जरूरत है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम इसका क्या करेंगे, बेसिक पार्ट, और इसकी भी आपको बहुत आवश्यकता है। भाई सबसे पहले अगर मैं आपसे एक बात जानने की कोशिश करूं तो मुझे जरा बताइएगा बेटा, इंग्लिश लैंग्वेज है या सब्जेक्ट है? अरे मुंह तो धो लेता, नहाया ही नहीं है तो मुंह तो धो ले तभी तो नजर आएगा है। कह रहे सर धुंधला नजर आ रहा है, दिल्ली में पोल्यूशन है ना बेटा, तो भी पोल्यूशन में पढ़ा रहा हूं इसलिए धुंधला नजर आ रहा है। अबे घोचू मुंह धो के आ, साफ साफ नजर आएगा, धुंधला नजर आ रहा है गुरु जी। लैंग्वेज है, वेरी गुड, ठीक है। इंग्लिश क्या पुत्र जी, लैंग्वेज है। अच्छा डन है। तो ये जो यहां से रिलेशन बनेगा उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश है लैंग्वेज पुत्र, जो लैंग्वेज बनी है वो बनी है यहां पर। लैंग्वेज के बाद जो आपको समझने की जरूरत है वो है साउंड्स। जैसे भाई लैंग्वेज बनानी है तो हमें हालांकि लेटर्स बनाने होंगे, लेकिन लेटर्स से पहले क्या आई थी बेटा, साउंड। साउंड कैसे, जैसे आप कोई भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, साउंड तो कोई भी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, साउंड तो कोई भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो हमने बोल दिया अ ब ल क की च डब्बा नी च डम्बा अम्बा अब्बा जब्बा डब्बा। आपने बोला गुरुजी क्या बोल गए, पल्ले ही नहीं पड़ा। इसका मतलब ये वो बेटा, साउंड कोई भी साउंड नहीं, साउंड्स वो जो उन्होंने अपनी भाषा में फिक्स की। साउंड्स वही जो उन्होंने अपनी भाषा में फिक्स की, ठीक है। ये तो बोलने के तो आप कुछ भी बोल दोगे। सर कौन कौन सी साउंड्स जो उन्होंने अपने आप में फिक्स की, जैसे कॉपी नहीं करना बेटा, रफ है। जैसे मैंने ये लिखा तो आप इसे देख के क्या बोलते हो, ए। मैंने ये लिखा आप क्या बोलते हो, बी, ठीक है। इसे लिखा तो सी, इसे लिखा तो डी। देख लो आप इन लेटर्स को पढ़कर एक पर्टिकुलर साउंड प्रोड्यूस कर रहे, इन लेटर्स को पढ़कर आप पर्टिकुलर एक साउंड प्रोड्यूस कर रहे। तो अब आप दो तरीके से बात को जरा समझने की कोशिश करेगा। बेटा मैंने बोला ए लिख के दिखाओ, आप बोलोगे सर मजाक करो, साउंड लिखी कैसे जा सकती? बिल्कुल लिखी जा सकती। साउंड की जो रिटन फॉर्मेशन होती है बेटा उसे ही लेटर्स कहते हैं। इन्हें आप क्या कहते हैं, लेटर्स कहते हैं ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच,
तो ये जो 26 है हमारे पास अंग्रेजी भाषा में, ये क्या है? लेटर्स हैं। तो ये लेटर्स आखिरकार है क्या सर? जो उन्होंने अपनी फिक्स्ड साउंड्स रखी हैं, उन फिक्स साउंड्स को एक रिटर्न फॉर्मेशन दी है, जिन साइन से, जिन रिटर्न फॉर्मेशन से गुरुजी वो दिखाते हैं साउंड्स को, उन्हें हम क्या कह देते हैं? लेटर्स। तो जरा चीजों को समझिएगा बेटा। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है गुरुजी। लैंग्वेज का नाता किससे बेटा? साउंड से है गुरुजी। साउंड तो बहुत सारी हो सकती है, कुछ भी निकाल लो। साउंड तो बहुत सारी हो सकती है पुत्र जी, कुछ भी निकाल लो। तो हमने क्या किया? नहीं सर, वो फिक्स साउंड्स जो इंग्लिश लैंग्वेज में फिक्स की गई। मैंने बोला फिर साउंड तो दिखती तो है नहीं, तो फिर करे क्या? उनको कहते हैं उनको लिख लेते हैं। साउंड लिखी कैसे जा सकती है? कहता है सर लेटर्स से। इसका मतलब द रिटन फॉर्मेशन ऑफ साउंड्स इज कॉल्ड लेटर्स, ऐसा कह सकते हैं। लेटर्स का मतलब क्या हुआ बेटा? जो साउंड्स की रिटन फॉर्मेशन होती है उन्हें हम क्या कह देते हैं? लेटर्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं? लेटर्स कह देते हैं। आसान हुई काम। चलो अब जरा बात को बड़े ध्यान से सुनना। अब बेटा ये जो साउंड्स होती हैं ये दो टाइप की होती है। कौन कौन सी दो टाइप की? जरा बात को समझिएगा बेटा। साउंड दो टाइप की होती है। जैसे आपका ये गला है, दिखाई दे रहा है सबको। इधर आप अपना ने अंगूठा रखना, ज्यादा जोर मत देगा ना वरना निकल लोगे। इधर अंगूठा रखना और इधर अंगूठा रख के आप कुछ भी बोलो, स रे बोल के देखो आप, तो आपको इधर वाइब्रेशन महसूस होगी। जो गले में ये वाली चीज होती है ना, ये देखो, ये खटका नहीं है ये जो पूरी की पूरी आपको महसूस हो रही है, ये वोकल कॉर्ड होती है बेटा, जिसके थ्रू साउंड प्रोड्यूस होती है, आप ऐसा कह सकते हैं ना। तो ये क्या होती है? वोकल कॉर्ड होती है। जब हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो बहुत सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं। जैसे वोकल कॉर्ड इस्तेमाल हो रही है, जैसे हमारे लिप्स इस्तेमाल हो रहे हैं। अपने पापा को आवाज लगाओ जरा, बोलना पापा, तो क्या बोलोगे? पापा। अब देखो आपके लिप्स यूज हो रहे हैं। अब मैं आपके होठों को ही हटा दूं और मैं बोलूं पापा बोल के देखो, आप बोल ही नहीं पाएंगे। चलिए जी, टीथ का भी अपना रोल है। अगर मैं आपके सारे दांत ही निकाल लूं और फिर कुछ बोलने बोलूं तो आवाज बड़ी मस्तानी होगी आपकी, समझ पा रहे हो आप? टंग का भी रोल होता है। ओवरऑल आप देखते हो माउथ का भी रोल होता है, बिल्कुल अपने आप में नोज का भी रोल होता है। अगर हम नोज को प्रेस करके बोलेंगे तो आवाज जय टोनी कक्कड़ बाबा की कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ साउंड में डिफरेंसेस आ जाएंगे। तो इसका मतलब बोलने के लिए बहुत सारे बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब जरा बात को समझिए। ऐसी साउंड पुत्र जी जिसमें सिर्फ और सिर्फ वोकल कॉर्ड का इस्तेमाल होता है, जैसे हम नहीं बोलते ए आई ओ यू, सिर्फ वोकल कॉर्ड से हवा बाहर आ रही है। आप लिप्स को थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं, लिप्स आपस में टकरा नहीं रहे हैं, तो सिर्फ वोकल कॉर्ड का इस्तेमाल हो रहा है बेटा। जिस साउंड को प्रोड्यूस करने में सिर्फ वोकल कॉर्ड का इस्तेमाल होता है, उन वाली साउंड्स को हम वावल साउंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं छुटकू? वावल साउंड्स कहते हैं। ऐसी साउंड्स बेटा जिन्हें प्रोड्यूस करने में सिर्फ वोकल कॉर्ड का इस्तेमाल होता है। बाकी जो अदर साउंड्स बच गए पुत्र, उसको हम कॉन्सोनेंट साउंड्स कहते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड्स कहते हैं। ठीक है जी। आपने बोला बिल्कुल जी गुरुजी, मजा आई गया भाई, ऐसा हुआ। अब फिर हम किस पे कूद गए बेटा? लेटर्स पे। तो ऐसे ही जैसे साउंड्स कि रिटन फॉर्मेशन लेटर्स हैं, तो लेटर्स के भी बेटा दो पार्ट डिवाइड हो गए। साथ साथ कॉपी रखना भाई आपने। बेटा मैंने कहा था एक रजिस्टर आपको लगाना है पुत्र, हाँ, और वो रजिस्टर लगा के आज, ठीक है, अपना मां सरस्वती का नाम लेके और बेटा कॉपी करना चालू कर दो, साथ साथ कॉपी रखना है। इसी तरीके से बेटा वावल लेटर्स होते हैं और इसी तरीके से कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं। इसी तरीके से वावल लेटर्स होते हैं और इसी तरीके से कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं। अब वावल और कॉन्सोनेंट लेटर्स की कहानी को जरा समझते हैं। देखो बेटा, अगर मैं बात करता हूं लेटर्स सर गिनती में टोटल कितने होते हैं? कितने होते हैं बेटा? हमारे यहां 26, तुम्हारे यहां भी 26 का रेट है। आगे देखिए, वावल जो लेटर्स होते हैं कितने होते हैं बेटा? 5 होते हैं। और ये जो बाकी बचे कितने होते हैं? 21 होते हैं। लेटर्स में कौन कौन आते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये लेटर्स में आगे बेटा। और बाकी जो बचे हमारे पास वो 21, ठीक है, वो हमारे पास जेड तक जितने भी बचे वो बाकी कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे समझिएगा जरा चीजों को। अब मैं लेटर्स पे जोर डाल रहा हूं बेटा कि लेटर्स ऐसे डिवाइड कर लिए गए, हाँ, साउंड पे नहीं। गुरुजी साउंड भी पढ़ा दो बेटा। साउंड तब पढ़ाई जाती है जब आपको सिंगर बनना हो,
क्योंकि बेटा सिंगर को हर एक शब्द एक्यूरेट बोलना आना चाहिए, हर एक साउंड एक्यूरेट बोलनी आनी चाहिए, या फिर पुत्र आपको प्रोनाउंसिएशन पे काम करना हो। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर बात करें तो वहां प्रोनाउंसिएशन किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। वो स्पोकन इंग्लिश में यूज होगा, एग्जाम के लिए किसी काम का नहीं बेटा। हाँ, आपकी सहूलियत के लिए बता देता हूं, पुत्र आपको पता है टोटल साउंड कितनी होती है? 44। पता है टोटल साउंड्स कितनी होती है बेटा? 44 साउंड्स होती हैं टोटल। कितनी साउंड्स होती हैं? 44 साउंड्स होती हैं। अब 44 साउंड्स हैं गुरुजी, फिर लेटर्स कम क्यों है? लेटर्स भी 44 होने थे, ये एबीसीडी 26 क्यों है? साउंड्स तो 44 कह रहे हो आप। होता क्या है बेटा, सेम साउंड हम क्या करते हैं, सेम साउंड लेटर्स से एडजस्ट करके निकाल ली जाती। जैसे बेटा आपने आई बोला, ठीक है, तो उसने ऐसे बोल दिया पिन, पिन। तो ऐसे लग रहा है ना, छोटी ई बोलनी है तो आई, और बड़ी ई बोलनी है तो आप डबल ई कर रहे हो, जी। तो हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स लेटर्स को रिपीट करके बना लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स लेटर को रिपीट करके बना लेते हैं। दूसरा क्या होता है बेटा, सेम लेटर अलग अलग साउंड भी निकाल लेता है, सेम लेटर अलग अलग साउंड भी निकाल लेता है। जैसे आपने बोल दिया जॉब, तो ये ओ कहीं तो ओ का मीनिंग देता है, कहीं ये आ का मीनिंग दे देता है। अब आपको अगर मैं ये बोलूं ओवल, तो बोलोगे नहीं, आउल बोल दोगे, वेरी गुड। तो कहीं कहीं बेटा ये भी ए का मीनिंग दे देता है, कहीं कहीं ये ओ का मीनिंग दे देता है। फिर क्या करोगे भाई, समझ रहे हो? फिर क्या करोगे, हमने रिपीट करके ऐसे बना दिया कि आपने बोला बुक, समझ रहे हो? कहीं तो ये बेटा ओ का मीनिंग दे देता है, ओ का मीनिंग दे देता है, आ का मीनिंग दे देता है। तो हुआ क्या, लेटर्स डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स के लिए हम यूज करते रहते हैं, उन्हीं से तो हम स्पेलिंग्स बनाते हैं। तो हुआ क्या, हमारे पास साउंड ज्यादा लेटर कम, क्योंकि सेम लेटर अलग अलग साउंड बना के काम चला रहा है। तो इसलिए लेटर्स को कम कर दिया गया ताकि लैंग्वेज और आसान हो सके, क्योंकि जितने ज्यादा ये लेटर्स होते लैंग्वेज उतनी टफ होती चली जाती। तो सेम लेटर को रिपीट करके उसी से काम चला दिया गया, इसी तरीके से। और ये जो साउंड्स होती हैं, अगर इनको आपका पढ़ने का मन करे, हालांकि जरूरत नहीं है बेटा, कंपटीशन का नहीं है, और भारत रत्न नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए, समझ में आई बात। इसको आप पढ़ सकते हैं आईपीसी, ठीक, आईपीए बेसिकली अगर शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं तो आईपीए। आईपीए क्या होता है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट चार्ट। क्या लिखा बेटा मैंने, आईपीए, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट चार्ट। आप अगर इसे गूगल पे लिखेंगे पुत्र, तो आपके पास 44 की 44 साउंड आ जाएंगी, 44 की 44 साउंड्स आपके पास आ जाएंगी, ठीक है, जिसमें से बेटा 20 वावल साउंड्स होती, पता है, और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होती। अब 20 से सिर्फ लेटर 5 रह गए देख रहे हो कटौती, और ये 24 से इसके लेटर सिर्फ 21 रह गए बेटा, ये ध्यान रखना। तो कई बार ये चीजें आपको सिर्फ छोटे रूप में मैंने आपको बता दी, हमारा काम यहां नहीं, हमारे सिलेबस में यहां से चीजें आगे बढ़नी है बेटा। तो टोटल अगर कोई पूछे साउंड्स 44 होती है बेटा, और लेटर्स 21 होते हैं। 20 वावल साउंड्स होती हैं, पता है आपको, 20 वावल साउंड्स होती हैं। लेकिन हमें, ठीक है, लेटर्स से मतलब है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। हाँ, आर्टिकल टॉपिक करेंगे पुत्र जी, तो वहां पर थोड़ा सा और मैं साउंड्स का जिक्र करूंगा, क्योंकि वहां आर्टिकल्स में ए और एन में थोड़ी लड़ाइयों में ये चीज काम आएगी। लेकिन अभी नाउन टॉपिक के लिए इतना आपके लिए जानकारी सफिशियंट है। यहां तो कोई डाउट हो तो पुत्र बताओ एक बार। आसान हुआ जी? नहीं छोटे, कहता आईपीसी की धारा लगाने आगे बढ़ो बेटा। चलो, लेटर्स के बाद क्या हुआ पुत्र, इन लेटर्स का क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं, जब तक ये शब्द में ना कन्वर्ट हो। तो हमने इनको किस में कन्वर्ट कर लिया, वर्ड में। देखना बेटा अब नाउन तक कैसे पहुंचूंगा, वर्ड में कन्वर्ट कर लिया। गुरुजी वर्ड क्या होता है, वर्ड होता है बेटा कलेक्शन ऑफ लेटर्स। वर्ड होता है कलेक्शन ऑफ लेटर्स जो अपने आप में एक मीनिंग दे, या मैं ये कह सकता हूं बेटा मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर्स, मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर्स, या कलेक्शन ऑफ लेटर्स जिसके पास अपनी एक पर्टिकुलर सेंस हो, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वर्ड बोलते हैं। तो वर्ड क्या होता है, आप कहोगे गुरुजी, ऐसे ही कॉपी करना बेटा, कहोगे कलेक्शन ऑफ लेटर्स होता है सर, लेटर्स की कलेक्शन होता है बेटा, ठीक है, जिसके पास अपने आप में क्या होता है, सेंस होती है, मीनिंग होता है, मीनिंगफुल होगा वो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसे यूज करोगे। लेकिन दो शब्द ऐसे हैं, ठीक है, जो
कलेक्शन नहीं बनते लेटर की, स्टिल वर्ड माने जाते हैं। बता देता हूं आपको, कॉपी नहीं करना बेटा, ये रफ है जो इधर लिख रहा हूं ना। चलो अगले पेज पे लिखता हूं, देखिएगा जब मैंने ये बोला दे गो देयर, देखो बेटा कॉपी नहीं करना, ये रफ है पुत्र। इसमें कितने वर्ड हैं? 3 शब्द हैं, एक दे शब्द है, एक गो शब्द है, एक देयर शब्द। देखो बेटा जो ये दे बना है ये लेटर्स की कलेक्शन है, THEYGOTHERE, है ना। तो ये लेटर्स की कलेक्शन है, तो 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड, कितने वर्ड हुए? 3 लेटर्स की कलेक्शन है। अच्छा एक बात बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, अगर मैं आपसे ये कह दूं आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, इसमें कितने शब्द हैं? आप तो इसलिए तरीके से कह दोगे सर सिर्फ 2 शब्द हैं, नहीं 3 है। आई भी शब्द है, हैव और आर्टिकल ए और पेन भी। इसका मतलब ये हुआ पुत्र आई और ए, ये 2 ऐसे बंदे हैं जो सिर्फ लेटर हैं लेकिन ये भी वर्ड कहलाए जाते हैं, तो इनमें कलेक्शन नहीं बन रही बेटा लेटर की। इसका मीनिंग है मैं, और मेरे पास कोई भी एक पेन है, इसका भी मीनिंग है अपने आप में। ठीक है, तो ये बस मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा था बेटा। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में तो आपको आई और ए भी एज अ वर्ड ही काउंट करना होता है। ठीक है, चलिए तो हमने यहां पर क्या देखा सर? वर्ड है कलेक्शन ऑफ लेटर्स जो अपने आप में सेंस रखता है, कलेक्शन ऑफ लेटर्स में, लेकिन आई और ए का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते, तो ये वर्ड हमने बोल दिया बेटा। अब सेंटेंस में क्या होता है, जो ये वर्ड है अपने आप में ये डिफरेंट रोल प्ले करता है। जैसे बेटा आपने बोला सर आई है, नाउन नहीं प्रोनाउन है। सर हैव है, वर्ब है। सर ए है, आर्टिकल है ना। सर पेन है, नाउन है। ये आई प्रोनाउन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, जब अपने आप में एक सेंटेंस बनता है, तो वो वर्ड अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल प्ले करते हैं। वर्ड तो सारे हैं लेकिन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करके वो एक सेंटेंस बनाते हैं। आप देखो मेरे पुत्र, यहां से मैं नाउन को पैदा करूंगा। समझ आई? तो क्या समझे हम यहां पर कि सर जो वर्ड होता है, हाँ उस वर्ड की डिफरेंट ऐसे कॉपी करना है, उस वर्ड की डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, तो वो वर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में इस्तेमाल कर लिया जाता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसका मतलब अब गुरुजी पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दो। बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही तो सबसे पहले हम नाउन पढ़ते हैं। अब यहां से मैंने आपका नाउन पैदा किया तो बना दिया ना इंग्लिश का बेस। अब बताओ बेटा, आप हिंदी मीडियम से हो, आप इंग्लिश मीडियम से हो, भाड़ में गया, फर्क क्या पड़ता है? द थिंग इज, अब आप सीरियस हो कि नहीं? तो बैकग्राउंड आपका क्या रहा, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीतेगा वो जो अब से सीरियस हो जाए। यहां 10वीं 12वीं के नंबर मैटर नहीं करेंगे आपके लिए कि वहां अच्छी परसेंटेज थी तो यहां अच्छे नंबर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है ना। ठीक है, चलो, तो ऐसा तो नहीं है किसी क्वेश्चन से या किसी एरर से बोलोगे एरर सोल्व हो जाए, मेरे 12th में 90% थे। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है 12वीं में इंग्लिश में कैसे नंबर आए। 12th क्लास में इंग्लिश में आप जितना लंबा छाप दो, जो लिखना है ग्रामर की ऐसी तैसी करके आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर बढ़ रहे हैं। बस आप लेटर का फॉर्मेट ठीक रखो, आप नोटिस का फॉर्मेट ठीक रखो। बाहर में गई दुनियादारी ग्रामर कौन चेक करता था? जो मन में आया वो ही लिखते चले गए तुम, टाइम पास खत्म, और आपके पास नंबर आ गया। सिंपल। ठीक है, एक बच्ची पूछ रही है सर सिर्फ वीओडी करूं तो क्या सफिशिएंट? बिल्कुल बेटा, वीओडी एक रिकॉर्डेड बैच ही है। अगर आप लाइव बैच अटेंड नहीं कर पाते, आप वीओडी अटेंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, या आप ये भी क्लास सुबह नहीं देख पाते तो इसको भी बाद में भी देख सकते हो, ये भी सेव रहेगी। ठीक है, चलिए जी, तो एज ए डेमो तो हमने आज यूट्यूब पे भी चलाई हुई है, कलेक्शन ऑफ लेटर्स पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है बेटा, अब अपनी हेडिंग डाल लीजिए इधर, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब थोड़ा सा इंट्रो बताऊंगा बेटा, ज्यादा नहीं, शगुन के तौर पे थोड़ा सा हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का। इसके नीचे लिख लोगे बेटा, आपने कॉपी कर लिया सीरीज, इसके नीचे लिख लोगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। बेटा सबसे पहली पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है? नाउन। तो थोड़ा सा मैं इंट्रो बताता चलता हूं इनका, शगुन के तौर पे, ज्यादा नहीं बेटा। क्यों? अरे वे पार्ट्स ऑफ स्पीच सारी पढ़ेंगे तब जानते चले जाएंगे ना, अभी से क्यों उसमें ज्यादा उंगलीबाजी हमने करनी है। अच्छा, नाउन बताइए बेटा क्या होता है? यार एक बात बताओ, अगर मैं नाउन को छोटे रूप में बोलूं तो मैं ये ना बोल दूं बेटा नेमिंग वर्ड? हाँ, नेमिंग वर्ड।
नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का नाम। चीज का मतलब क्या हो गया? किसी का भी नाम, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो जगह हो, चाहे वो चीज दिखाई दे, चाहे वो चीज दिखाई ना दे, चाहे वो खाली महसूस करी जा सकती हो, कुछ भी हो। एनीथिंग मीन्स एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब एनीथिंग ही होता है, याद रखिएगा। तो नेम ऑफ एनीथिंग, नेमिंग वर्ड, ठीक है, नेमिंग वर्ड, या आप इसे क्या कह सकते हो बेटा? और नेम ऑफ एनीथिंग, बेटा किसी भी चीज का नाम, ठीक है, नेम ऑफ एनीथिंग। हे प्रभु, नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का नाम अपने आप में नाउन होता है, चाहे वो किसी भी चीज का नाम। आपने छोटे रूप में देख लिया बेटा, रोहन, सोहन, मोहन, टोहन, ठीक है, प्रवीण, नीलेश, ठीक है, और एक हो गया हमारा सुनील, चलो जो भी आपने नाम है मैंने बोल दिया। तो किसी भी चीज का, किसी भी इंसान का, जानवर का, जगह का, किसी भी चीज का, चाहे वो चीज दिखाई दे या बेटा ना दिखाई दे। अब एक बात बताओ, हैप्पीनेस, खुशी दिखाई देती है? दिखाई तो नहीं दे रही। ये तो नहीं बोलोगे दुकान पे जाके भाई 4 किलो खुशी दे दे, जिंदगी में गम बहुत हो गया है? ऐसा तो नहीं बोलोगे। तो इसका मतलब दिखाई देने वाली चीज तो वो है ही नहीं, वो तो सिर्फ महसूस करने वाली चीज है। गुस्सा है बेटा, दिखाई तो देगा नहीं। अब एंगर दिखाई तो नहीं देगा, सिर्फ महसूस किया जाने वाला है, वो भी नाउन है। जो दिखाई दे रहा है वो भी नाउन है। मैंने बोला बेटा ये पेन है, दिखाई दे रहा है, वो भी नाउन है। तो नाउन हो गया नेम ऑफ एनीथिंग, नेमिंग वर्ड। सेकंड देखिएगा बेटा, ठीक है। अब सेकंड, एक सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है? प्रोनाउन। प्रोनाउन बेटा अभी छोटे लेवल पे बता रहा हूं, अभी नाउन पढ़ेंगे। अभी तो मैंने बोला ना इंट्रोडक्शन और बेसिक पार्ट, ये कहां से आए, फिर अब नाउन की डेफिनेशन फिर और ज्यादा डीपली में बताऊंगा, जो एग्जाम में काम आएगी। प्रोनाउन क्या होता है बेटा? सिंपल शब्दों में बताऊं तो बेटा इसे आप कह सकते हो यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, या मैं इसे कह देता हूं रिप्रेजेंट्स अ नाउन। रिप्रेजेंट्स अ नाउन का मतलब क्या हुआ? ये बेटा नाउन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है? मेरी जगह है ना, तो मेरी जगह, तो आप इसको ये भी कह सकते हो। और प्रोनाउन क्या है? यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, एक नाउन की जगह यूज होता है छुटकू भाई अपना प्रोनाउन। तो प्रोनाउन एक नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। गुरुजी क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? नाउन को ही चलने देते बेटा, जरूरत पड़ती है। जरूरत पता है क्या पड़ती है? एक बात बताइए, कॉपी नहीं करना है, रफ है बेटा। मैं ऐसा कह दूं, रोहन इज डूइंग रोहन्स वर्क। एक तो मैंने ऐसा बोल दिया बेटा, और एक मैं बोलूं रोहन इज डूइंग हिज वर्क। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? ठीक है, फर्क पता है क्या? अगर ऐसे देखो, रोहन रोहन का काम कर रहा है, सामने वाला पता है क्या सोचेगा? ऐसा लग रहा है गुरुजी ये रोहन अलग है और ये रोहन अलग है। ऐसा नहीं लग रहा है? कॉपी नहीं करना, रफ है ये, छाप मत देना। कॉपी वही करोगे बेटा जो मैं करता चल रहा हूं, ये चीजें। नोट्स को बड़े अच्छे से बनाना है। तो हमने क्या बोला? रोहन रोहन का काम कर रहा है। ऐसा नहीं लग रहा दो रोहन अलग अलग है? तो कई बार बेटा नाउन को रिपीट करना ना सेंस ही अलग करने की कोशिश करता है। दूसरी बात, अब भाषा में बार बार आप नाउन रिपीट करते हो ना, तो वो इरिटेशन भी पैदा करता है। जैसे मैंने बोला रोहन मेरा दोस्त है, रोहन आ गया, रोहन कर देगा तेरी मदद। रोहन बहुत ही अच्छा लड़का है, रोहन मेरा दोस्त है और वो तेरी मदद करने के लिए तैयार है। ये तो बात ठीक है, लेकिन मैं ये बोलूं रोहन मेरा दोस्त है और रोहन तेरी मदद करने के लिए, यार बार बार राउंड का रिपीटेशन बै। तो हमने क्या बोला बेटा? रोहन इज माई फ्रेंड एंड ही इज रेडी टू हेल्प यू। रोहन मेरा दोस्त है और वो आपकी मदद करने के लिए तैयार है। दूसरी बात बेटा, मैं आपको आप बोल रहा हूं, पुत्र आपका नाम नहीं ले रहा। अब एक बात बताओ, मुझे आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट करनी। मैंने बोला बेटा आप लोग मेहनत करिएगा, तो ये आप शब्द मेरे पास ना होता, कॉपी नहीं बेटा, ये यू प्रोनाउन ही है ना मेरे पुत्र, यू प्रोनाउन ही है ना। अब छुटकू मियां एक बात को सोचिए, अगर ये यू शब्द पैदा ही ना हुआ होता तो मैं तुम्हें कैसे बोल देता? मैं कैसे बोलता तुम लोगों को मेहनत करनी चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड। हार्ड में गया यू ही नहीं है गुरुजी, अब बोल के दिखाओ। बेटा अगर प्रोनाउन ना हो तो बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाए भाषा में। तो क्या मैं आप लोगों के नाम लूं? अब हजारों बच्चा बैच में किस किस के नाम ले दूंगा मैं? कैसे नाम ले लूंगा मैं? पॉसिबल है? पॉसिबल तो नहीं है गुरुजी। अगर प्रोनाउन ना होता तो खत्म। इसीलिए जो आप बचपन से पढ़ रहे हो ना बेटा, छोटे लेवल पे बचपन से पढ़ रहे हो ना जो छोटे लेवल पे, उससे थोड़ा सा ऊपर उठ के देखिए प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट होती है। उससे थोड़ा ऊपर उठ के देखिए प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट होती है। तो रिक्वायरमेंट क्यों है उसके बहुत, एक नहीं कई कारण, एक नहीं कई कारण। वो सेंटेंस टू सेंटेंस डिपेंड करेगा। जैसे यहां यू यूज करना क्यों पड़ा गुरुजी? अगर मैं यू यूज ना करता तो क्या करता?
कोई बंदा सामने खड़ा उसका नाम ले लेके बात करूं उससे, हम तो यूं बोल देते हैं उससे। अच्छा क्या मैं अपना नाम लूंगा? मैंने क्या बोला बेटा? जयदीप सर इज रेडी टू हेल्प। मैं कॉलेज जयदीप सर मदद करने के लिए तैयार, ऐसा लग रहा है मैं किसी और जयदीप सर की बात कर रहा हूं। आपने बोला सर आप तो अपनी बात कर रहे हो, तो मैं आई बोलूंगा बेटा, फिर आई एम रेडी टू हेल्प यू। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज यहां पर है। तो वो चीज अपने दिमाग में रखिएगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे कि प्रोनाउन तो बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, बहुत जगह यूज होता है। तो वो प्रोनाउन है बेटा जो किसकी जगह आ जाए? नाउन की जगह आ जाए। इसका एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने आपके लिए सेंटेंस लिख दिया आई विल हेल्प यू। मैंने आपके लिए एक सेंटेंस लिख दिया आई विल हेल्प यू। आपको क्या नजर आया बेटा? नोट साथ साथ बताते चलिएगा। आई एक प्रोनाउन है, यू एक प्रोनाउन। तो बेटा आई भी एक प्रोनाउन और यू भी एक। ना तो मैंने अपना नाम लिखा ना आपका नाम लिखा, इनकी जगह जो नाम की जगह शब्द आ रहा है वो प्रोनाउन। और ज्यादा डिटेल में प्रोनाउन टॉपिक में पढ़ेंगे भाई, सिंपल सी चीज। आगे देखे पुत्र, तो दो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हुई। तीसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बेहद ही आसान सा काम है, उसको भी जरा लपेट लेते हैं। तीसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है बेटा एडजेक्टिव। क्या होती है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का क्या काम होता है पुत्र? नाउन और प्रोनाउन में डिटेल्स ऐड करना, विशेषताएं बताना। मत बोला करो बेटा, क्यों? कई बार बच्चा ये इससे मीनिंग सोचता है विशेषता मतलब तारीफ ही करेगा, क्यों? बेइज्जती नहीं कर सकता। मैंने बोला बहुत ही बुरा इंसान है, वो बुरा भी तो उसका एडजेक्टिव ही है, तो बुराई करे अच्छाई करे उसके बारे में बताएगा। तो जो नाउन प्रोनाउन में एक्स्ट्रा मीनिंग एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। जो नाउन और प्रोनाउन का काम नहीं करता, नाउन प्रोनाउन में डिटेल ऐड कर रहा होता है। जैसे एक स्टूडेंट है, कैसा है? टॉल है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। आप ऐसी बातें बोलेंगे तो ये सारे के सारे शब्द उस स्टूडेंट के लिए क्या बनते चले जाएंगे? एडजेक्टिव बनते चले जाएंगे। तो एडजेक्टिव के लिए क्या कहोगे? एड्स डिटेल्स टू द, या एक और प्यारी बात बोल दो, एड एक्स्ट्रा डिटेल्स। एड एक्स्ट्रा डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन प्रोनाउन। बेटा देखो इसको हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है रे बिरजू। कहीं बोले गुरुजी हिंदी में भी लिखवा देते, हमरा तो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड छे, तो इतना हिंदी मीडियम भी ना रहा बेटा कि इसको ना समझ सके। समझ में आई बात? एड्स एक्स्ट्रा डिटेल, एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करता है नाउन प्रोनाउन के मीनिंग में। अगर बाइलिंगुअल लिखना चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं बेटा, एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करता है नाउन प्रोनाउन के मीनिंग में। हालांकि प्लीज ऐसे ही लिख लेना, आसानी से समझ आएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी। ये चीज कैसे, चलो अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करेगा। देखें यहां लिख देते हैं बेटा इसका एक एग्जांपल। मैंने लिखा ही हैज बॉट, या ऐसा लिख देते हैं ही हैज बॉट। उसने खरीदी है। मैंने बोला बेटा ही हैज बॉट टेबल्स, उसने टेबल्स खरीदी। ही हैज बॉट टेबल्स, उसने टेबल्स खरीदी। और मैंने लिख दिया ही हैज बॉट राउंड टेबल्स, उसने राउंड टेबल्स खरीदी। अब सोचो आपके पास क्या नजर आ रहा है? सर ही हैज बॉट, ये तो वर्ब हो गई बेटा, ही सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन हो गया। टेबल्स खरीदी, टेबल्स क्या हुआ? नाउन। अच्छा कैसी टेबल? राउंड टेबल्स खरीदी, तो राउंड क्या हो गया बेटा? एडजेक्टिव। तो जो नाउन में डिटेल ऐड कर रहा है वो क्या बन रहा है? एडजेक्टिव बन रहा है, एडजेक्टिव बन रहा है। मैंने बोल दिया स्मार्ट स्टूडेंट्स, तो स्मार्ट एडजेक्टिव हुआ। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव हुआ। टॉल स्टूडेंट्स, टॉल एडजेक्टिव हुआ। देख रहे हो? तो इसके ज्यादा एग्जाम्पल मैं नहीं लिख रहा बेटा, ना हमें जरूरत है, क्योंकि हमें सिर्फ छोटा छोटा इंट्रो लेते हुए सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच का जाना है, ताकि हम आगे बढ़े और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बस आपके दिमाग में रहे पुत्र। हमें पूरा यहां आग का दरिया तैरना नहीं है, क्योंकि एडजेक्टिव को एडजेक्टिव टॉपिक में पढ़ेंगे बेटा, प्रोनाउन को प्रोनाउन टॉपिक में पढ़ेंगे, नाउन को नाउन टॉपिक में पढ़ेंगे। तो गुरुजी फिर थोड़ा थोड़ा क्यों बता रहे हो? ताकि आपके दिमाग में सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़ी थोड़ी रहे, इंट्रो डिटेल में इन सबको बाद में अच्छे से पढ़ना। ठीक है, इसलिए मैंने बोल के उन चीजों को सिंपल से आपको बता दी। अगली आपके पास फोर्थ क्या है बेटा? फोर्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच आती है पुत्र वर्ब। अभी देखो छोटे लेवल पे बस एक बात याद रखिएगा बेटा, वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है जो सेंटेंस में किसी एक्शन को बताए बेटा, या सेंटेंस में किसी पोजेशन को बताए, अभी बताऊंगा इनका मीनिंग क्या है, या सेंटेंस में किसी हैपनिंग होने को दिखाए।
अभी छोटे बच्चे हो, आपके लिए इतना काफी है। एक्शन, पोजेशन और हैपनिंग। चलो एक एक एग्जांपल से समझाता हूं जरा, एक्शन, पोजेशन, हैपनिंग क्या होती है। अगर मैं ये लिखूं बेटा ही, या ऐसे कर लेते हैं इसको, दे रन फास्ट, वे बहुत तेज दौड़ते हैं। इसमें से वर्ब बताना कौन सी है। आप बोलोगे सर दे रन फास्ट, इसको व्हाइट कर लेते, दिखेगा नहीं बना। दे रन फास्ट, तो इसमें से वर्ब कौन सी हुई, रन। तो बेटा आप देखिएगा ये वर्ब अपने आप में किसको दिखा रही है, सर एक्शन को दिखा रही है। किसको दिखा रही है, एक्शन को दिखा रही है। तो ये वर्ब है जो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। और इतने भी दूध पीते बच्चे नहीं हो कि आपको एक्शन का ना पता। लेकिन आपको पोजेशन बताता हूं बेटा। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार, जो किसी अधिकार को दिखाए। अधिकार का मतलब क्या हुआ, जैसे बेटा मैंने बोला आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। आई हैव सम बुक्स, मुझे बताइए इसमें से वर्ब कौन सी है। आप बोलोगे गुरुजी इसमें है वर्ब हैव। भाई हैव क्या है, इसमें वर्ब है सर। बेटा ये वर्ब किसको दिखा रही है, पोजेशन को दिखा रही है सर, अधिकार को दिखा रही है। तो बेटा हैव वर्ब से हम क्या दिखाते हैं, अधिकार दिखाते हैं। उधर रन वर्ब थी, इधर हैव वर्ब है जो अपने आप में अधिकार, पोजेशन को दिखा रही है। आसान काम हो, आगे बढ़िएगा। अगर मैं आपको बोल के चलूं बेटा ये हैपनिंग क्या होता है, हैपनिंग होता है बेटा होना। हैपनिंग का मतलब क्या होता है, इसको हैपनिंग को हम ज्यादातर किस फॉर्म से दिखाते हैं बेटा, बी की फॉर्म से। हैपनिंग का मतलब होता है होना। जैसे हमने बोला ना पोजेशन का मतलब होता है अधिकार, होने का मतलब क्या हुआ। अगर मैंने ये बोल दिया ही इज अ टीचर, तो बेटा इसमें भी अपने आप में एक वर्ब है। वर्ब क्या है, आपने बोला गुरुजी इज, ही इज अ टीचर, ये वर्ब। तो ये किसको दिखा रही है, हैपनिंग को दिखा रही है सर। होना, वो एक अध्यापक हैं, ये एक टेबल है, ये एक चेयर है। तो ये अपने आप में आपके अधिकार यानी कि आपके पोजेशन को दिखाएगी, ये अपने आप में एक्शन को दिखाएगी, और ये अपने आप में आपकी हैपनिंग को दिखाएगी। तो अभी छोटे लेवल पे इतना काफी, इसको बोलते हैं बेटा वर्ब। ठीक है जी, बड़ा आसान काम हुआ। अब जरा आगे बात को बढ़ाते हैं और आगे चीजों को जानने के लिए 5वीं पार्ट्स ऑफ स्पीच का जिक्र करूंगा। फटाक से यहां तक कॉपी कर लो बेटा, साथ साथ कॉपी रखिएगा। इस बेसिक पार्ट के बाद भी आपको बड़ी चीजें अच्छे लगेंगी। ठीक है, आर किसके लिए होता है सर सब्जेक्ट, वो सब आगे आएगा बेटा, अभी तो नहीं जानेंगे, वो सब आगे आएगा, चिंता मत करो। दीपक सर मैं पिछले महीने का बैच लेने जाता हूं, उसमें ज्यादा क्लासेज हो गई होंगी, मैं कवर करूंगा। बेटा वो तो इसमें भी वीओडी मिलेगा, वीओडी से पढ़ ले, तब भी कोई टेंशन नहीं मेरे बच्चे। राजा ब्लैक बैकग्राउंड से बेटा रिफ्लेक्शन आता है, इसलिए ब्लैक बैकग्राउंड नहीं रखते। ठीक है भाई, एयरफोर्स के एग्जाम क्लियर हो जाएगा सर। बेटा ये बैच सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम कवर करेगा। ठीक है सोनू भाई, आप कोई भी एग्जाम दो। सर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो तो बेनिफिट मिलेगा। बेटा बेनिफिट रीडिंग का मिलेगा, रीडिंग इतनी बच्चों वाली तो है नहीं, सबको आती है। तो बढ़िया अपना जीएस पढ़ो ना, करंट अफेयर पढ़ो। ये जो बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, ठीक है, न्यूज़पेपर के लिए द हिंदू एडिटोरियल सिर्फ बैंक वाले बच्चों के लिए और सिर्फ यूपीएससी, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए काम का है, बाकी किसी के काम का नहीं, किसी के काम का नहीं। तो उसमें फालतू का टाइम पास आप मत करो, वो सारा टाइम पास है, टोटली टाइम पास है। ठीक है, किसी भी बाकी के बैंक और यूपीएससी को छोड़ के किसी एग्जाम का कोई लेना देना नहीं है अखबार से। आपको कब बोले कि सर रीडिंग अच्छी होगी, वोकैब अच्छी होगी, भाई वोकैब की बुक से वोकैब याद कर, है पागल इंसान। वोकैब डायरेक्ट याद करना, पका के खा रहा है, पका पकाया याद कर ले। वोकैब है, उसमें एग्जाम्पल मैंने डाले हुए, अच्छे से बुक बनाई हुई, उसको याद कर ले। दूसरी चीज बेटा रीडिंग अच्छी होगी, अपना आप जीएस पढ़ लेना, जीएस पढ़ लेना भाई, टाइम पास है बेटा अखबार बाकी स्टूडेंट्स के लिए, टोटल टाइम पास। अपना जीएस नहीं पढ़ सकता, करंट अफेयर्स पढ़ लेना इंग्लिश में, रीडिंग भी सुधरेगी, करंट अफेयर भी सुधरेगा। समझ में आई।
तो बेटा सबसे अच्छा है अपना जीएस को, अपने जीएस के करंट अफेयर्स को इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, चल आगे देखते हैं। फिफ्थ क्या है बच्चा पार्टी हमारे पास? सर हमने ये तो देख लिया, यहां तक हमारे पास हो गया वर्ब, एक्शन, पोजीशन। वर्ब हो गया। वर्ब के बाद आता है बेटा एडवर्ब। वर्ब के बाद आता है एडवर्ब। अब एडवर्ब का क्या काम होता है? एडवर्ब को हमेशा याद रखिएगा बेटा एक्शन से रिलेटेड। ये एक्शन में कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा डिटेल जोड़ती है बेटा। एडवर्ब बहुत सारे काम करती है, ठीक है, मैनी यूजेस, ठीक है, बहुत सारे फंक्शन है इसके, लेकिन अभी एक के बारे में जान रहे हैं। एडवर्ब का खाली एक्शन में जोड़ना नहीं है, एडवर्ब के बाकी फंक्शंस भी हैं, ठीक है, अदर यूजेस भी हैं, लेकिन अभी उस पर ध्यान नहीं दे रहे। हम इतना यूज सीख रहे हैं जो अभी के लिए आपके लिए सफिशिएंट पड़ेगा बेटा। एडवर्ब का काम होता है पुत्र एक्शन में एक्स्ट्रा डिटेल जोड़ना। एक्शन में कैसे एक्स्ट्रा डिटेल जुड़ती है? एक बात बताओ बेटा, एक्शन कहां हुआ उसका प्लेस बताओ, एक्शन क्यों हुआ उसका रीजन बताओ, एक्शन कैसे हुआ उसका तरीका, उसका मैनर बताओ, एक्शन कब हुआ उसका समय बताओ। तो बेटा इस तरीके से एडवर्ब जो है अपना काम करती है। कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब कब होता है, जो भी एक्शन के बारे में डिटेल एड करती है ना बेटा, वो अपने आप में एडवर्ब होती है। चलो एक छोटे से एग्जांपल से ये बेसिक भी तैयार करता हूं। जैसे मैंने अभी अभी एक सेंटेंस लिखा था, दे रन फास्ट। आपने बोला जी हां सर ये एक्शन वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है, तो ये एक्शन है बेटा। अच्छा एक बात बताइए, दे रन वो दौड़ते हैं, कैसे दौड़ते हैं, कैसे तेज दौड़ते हैं भाई, तो ये फास्ट क्या हुआ बेटा? एडवर्ब। चलो दूसरा एग्जांपल देखो, मैंने बोला ही केम हियर, वो यहां आया था बेटा। केम क्या हुआ? एक्शन। वो आया था, कहां आया था? यहां आया था, तो ये यहां यानी कि हियर अपने आप में क्या हुई? एडवर्ब। वो आया था कहां? यहां, तो ही केम वेयर? हियर। ही केम हियर, वो यहां आया था, तो केम हुआ एक्शन, हियर हुआ बेटा एडवर्ब। केम हुआ एक्शन और हियर हुआ एडवर्ब। तो ही केम हियर, वो यहां आया था, एक्शन और एक्शन का क्या हुआ? एडवर्ब। तो ये हियर भी अपने आप में क्या हो गई? एडवर्ब। कहानी आसान हुई। तो क्यों, कहां, कब, कैसे, ये सब चीजें जो बताती है बेटा वो एडवर्ब होती है, ये एडवर्ब होती है। तो ये कहानी है एडवर्ब की, छोटे लेवल पर, बड़े लेवल पर नहीं बेटा। आगे की जरा बात को समझिएगा, छोटे लेवल पर चीजों को जानेगा पुत्र, बड़े लेवल पे नहीं। फिर एडवर्ब टॉपिक पढ़ेंगे तब इसको जानेंगे। अब हमारे पास एक शब्द आता है बेटा जो ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, प्रेपोजिशन। अब इस पे भी मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा। छोटे लेवल पे प्रेपोजिशन पता है क्या करती है बेटा? ये करती है रिलेट करने का काम, इसलिए इसको रिलेटिंग वर्ड बोल दिया जाता है। ये रिलेट करती है बेटा, सेंटेंस में दो शब्दों को आपस में रिलेट करने का काम प्रेपोजिशन करती है। सेंटेंस में दो शब्दों को आपस में रिलेट करने का काम प्रेपोजिशन करती है। सर कैसे रिलेट करती है जरा समझाइएगा। जरा एक बात बताओ बेटा, यहां तो आपने ही केम हियर लिख दिया, अगर मैं ये कहता बेटा ही केम हा टू हर, वो उस लड़की के पास आया था। अब एक बात बताओ बेटा, वो आया था किसके पास? इस लड़की के पास। तो लड़की के पास, अब ये के पास बुलवाने का काम कौन कर रहा है? टू। आपस में इन दोनों को जोड़ नहीं रहा बेटा, जोड़ने का काम कंजंक्शन करता है। इसको इससे रिलेट कर दिया, वो आया था इसके पास। ही केम आफ्टर हर, उसके बाद आया था। ही केम विदाउट हर, उसके बिना आया था। ही केम बिफोर हर, उससे पहले आया था। ही केम टूवर्ड्स हर, उसकी तरफ आया था। समझ रहे हो? तो आपने समझा कि सर प्रेपोजिशन का मतलब होता है बस दो शब्दों को रिलेट करना, और कैसे, जो भी मीनिंग आपको चाहिए हो, हर मीनिंग के लिए अलग प्रेपोजिशन है। सर ये कितनी प्रेपोजिशन होती है, कैसे यूज करते हैं, वो प्रेपोजिशन टॉपिक की कहानी है बेटा। अभी तो बस आपको छोटे रूप में वो चीज मैंने बता दी। प्रेपोजिशन एक रिलेट करने वाला शब्द होता है जो सेंटेंस में दो शब्दों को बस रिलेट कर लेता है। किस हिसाब से? मीनिंग के हिसाब से। जोड़ता नहीं है बेटा, रिलेट करता है। आया था, उसकी वजह से आया था, उसके बिना आया था, उसके लिए आया था, उसकी तरफ आया था, उसके बाद आया था, उससे पहले आया था, उसके बिना आया था, उसकी वजह से आया था, उसके लिए आया था। देख रहे हो? आप जैसा जैसा मीनिंग बोलते चले जाओगे वैसे रिलेट करने का काम करते चले जाएंगे बेटा प्रेपोजिशन।
तो एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके लिए काफी है। अभी इसको छोटे छोटे रूप में इसलिए मैं बताता चल रहा हूं आपको। अगला देखते हैं बेटा, हमारे पास 7th पार्ट्स ऑफ स्पीच आती है जिसको हम बोलते हैं कंजंक्शन। गुरुजी अब ये कंजंक्शन क्या होता है? बेटा कंजंक्शन होता है जोड़ने वाला शब्द, इसलिए इसको बोल दिया जाता है ज्वाइनिंग वर्ड। ज्वाइनिंग वर्ड से मतलब क्या हुआ? जोड़ने वाला शब्द। ये जोड़ेगा, रिलेट नहीं करेगा बेटा, यह आपस में जोड़ ही देगा। जैसे आपने बोला सोहन एंड रोहन, ये लो जी जोड़ दिया। सोहन एंड रोहन आर कमिंग हियर, यहां आ रहे हैं। अब देखो बेटा ये एंड क्या हुआ? कंजंक्शन। किसको जोड़ रहा है? सोहन को रोहन से जोड़ रहा है, तो एंड हो गया मेरे छोट को कंजंक्शन। कि आपका कौन है? सोहन आ रहा है सर, रोहन आ रहा है, एंड कंजंक्शन हो गया। सिंपल सी बात। तो बेटा प्रेपोजिशन का काम है रिलेट करना, कंजंक्शन का काम है जोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, मैंने बोला यू विल सक्सीड। सक्सीड क्या होता है बेटा? सफल होना। यू विल सक्सीड, आप सफल हो जाएंगे। इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हैं तो। इफ यू वर्क हार्ड। छुटकू बताना जरा इसमें से कंजंक्शन कौन सा है? हे प्रभु, कंजंक्शन कौन सा है भाई इसमें? इफ क्या कर रहा है बेटा? जोड़ रहा है सर। तो इसमें ये इफ जो है बेटा ये कंजंक्शन हो गया। शॉर्ट में लिख दें ऐसे, ये कंजंक्शन, ये कंजंक्शन का काम हो गया। आसान है, वेरी गुड। चलो बुक के बारे में करेंगे बेटा बात, कल बताऊंगा मैं। बुक है आपकी, बुक का नाम अपनी सारी चीजें कल बताऊंगा, अभी पढ़ो आज। 8th हमारे पास आता है बेटा इंटरजेक्शन। अच्छा एक बात बताओ, इंटरजेक्शन क्या होता है? पता है बेटा क्या होता है? कभी मैच जीतने के बाद हुर्रे किया है? कल का मैच देखा था? कल का मैच देखा था? देखा होगा है ना? पूरा फ्री टाइम में तुम्हारा, विला टाइम में पढ़ना नहीं ना तुमने। तो छुटकू मैंने बोला बेटा जैसे ही मैच देखा तो हम कई बार क्या करते हैं, ध्यान से सुनेगा, हम कुछ फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक बात बताओ, किसी की डेथ हो गई, तुम ऐसे बोल दोगे हुर्रे ही इज डेड, बोलोगे या नहीं बोलोगे? क्या आप ये बोल दोगे बेटा वाओ ही इज डेड? सोचिए सोचिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। क्या आप ये बोल दोगे वाओ ही इज डेड? आप बोल पाओगे? गलत, गलत। वाओ ही इज डेड, हुर्रे ही इज डेड, ब्रेमो ही इज डेड, यप्पी ही इज डेड, नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं। क्या हो, गड़बड़ क्या हो? ध्यान से सुनो, इंटरजेक्शन होते हैं मेरे बच्चे फिक्स्ड वर्ड्स फॉर फिक्स्ड फीलिंग्स। कि इस फीलिंग में, दुख की घड़ी में ये, सुख की घड़ी में ये, सरप्राइज की घड़ी में ये। तो ये भी इंटरजेक्शन टॉपिक में, नरेशन टॉपिक के अंदर ही पढ़ाता हूं, तब बताऊंगा कौन सा, ठीक है, कौन सा एक्सप्रेशन कब यूज होना, वरना ठीक है मरा वो नहीं, मार तुम्हें देंगे लोग कूट कूट के, कहता वाह ही इज डेड। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखिएगा पुत्र। क्या होते हैं इंटरजेक्शन? आपको बोलना है बेटा फिक्स्ड वर्ड्स फॉर फिक्स्ड फीलिंग्स या फॉर पर्टिकुलर फीलिंग्स। हर एक में क्या होता है बेटा, पर्टिकुलर फीलिंग्स के लिए पर्टिकुलर इंटरजेक्शंस बनाए गए हैं। अलास हिज डेड, दुख में हम अलास बोलते हैं। ये तो सर खुशी वाली बात होगी, वाओ ब्रेवो, ये तो सर अप्रिशिएट करने वाली बात हो गई। ठीक है, तो बेटा वो चीज आती है, फिक्स वर्ड्स फॉर फिक्स्ड फीलिंग्स। आपकी मर्जी नहीं चलेगी छुटको, उनको इंटरजेक्शंस बोलते हैं बेटा। तो हुर्रे वी हैव वन द मैच, ये बोल सकते हो, है ना पुत्र? क्या बोल सकते हो? हुर्रे वी हैव वन द मैच, ये बोल सकते हो। आप बोल दोगे वाओ व्हाट अ प्लेस, बोल दोगे। तो ऐसे एक्सप्रेशंस बोलो जो सिचुएशन में फिट बैठे। आउच कब बोलोगे? जब एकदम से कोई चीज लगे आपको, आउच तब बोलोगे, तभी तो बोलोगे ना। ऐसी तो नहीं है आउच वी हैव वन द मैच ऐसा तो नहीं बोलोगे। वही चीज यार, इसलिए इंटरजेक्शन होता है बेटा, फिक्स वर्ड्स होते हैं, फिक्स फीलिंग्स। अपने मत बनाना, अपने मत बताना। एक दो बंदा गाली दे देता है इंटरजेक्शन में, सडन फीलिंग्स आती है ना, ये तब बोलते हैं। हम बोलते हैं तो ये इंटरजेक्शन नहीं है बेटा, अपना नहीं बनाना है होता नहीं है।
जैसे आप जा रहे, किसी ने धक्का मारा, तेरी तो, ये नहीं है इंटरजेक्शन तेरी तो। मतलब इंटरजेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज में जो उन्होंने फिक्स किए हैं वो इंटरजेक्शन जो आपको मैं नरेशन टॉपिक में पढ़ाऊंगा बेटा, वो है। अपने मत बना लेना, कहीं बोले तेरी तो और बन गया इंटरजेक्शन। हम तो गाली देते हैं, है कि नहीं? हम तो इंटरजेक्शन में गाली दे देते हैं। तुम ड्राइव कर रहे हो और ड्राइव करते करते कोई आगे से आ जाए, है तो वो इंटरजेक्शन नहीं है। इसकी तो पकड़ साले को, अभी बताता हूं इसको। ये इंटरजेक्शन नहीं है कि कई बच्चा को सोचता है सडन जो वर्ड्स एकदम से निकलते हैं ना सर, हाँ, हमारी सडन फीलिंग्स के लिए जो हम वर्ड्स एकदम से निकालते हैं वो इंटरजेक्शन है। ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, चलो कॉपी हुआ। अब बेटा एक चीज है जो अभी नहीं, बाद में पढ़ाऊंगा आपको, आप सिर्फ नोट करके लिखिएगा, वो अभी नहीं बताऊंगा बाद में समझाऊंगा आपको। वो है बेटा आर्टिकल और वो है डेटर्मिनर्स। इसको अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, लेकिन ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक हिस्सा है जिनको हमें जानना होता है। क्या लिखा बेटा मैंने? आर्टिकल और डेटर्मिनर्स। आर्टिकल्स कह लो, आर्टिकल्स और डेटर्मिनर्स, इन्हें बाद में बताऊंगा, अभी लिख के छोड़ दो। आर्टिकल्स के बारे में तो आप थोड़ा थोड़ा जानते भी हो, ए एन और द, ए एन और द, है ना? तो इनके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है इनके बारे में मैं छोटा रूप बता सकता। हे प्रभु, इसका मतलब ये हुआ छोटू भाई कि हमने क्या किया, हमने सारा का सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक जान लिया। अब बेटा जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना स्टार्ट करोगे, इनको खत्म करना स्टार्ट करोगे, तो पुत्र सबसे पहली पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास नाउन आती है जो हमें पढ़ना चाहिए। तो मेरा बात जो, या मेरा वादा जो आपसे था वो खरा उतरा कि पुत्र मैं पहले आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूं, उस चीज का समझा दूं कैसे नाउन पैदा हुआ है। अब नाउन को आगे पढ़ने में मजा आ जाएगा, इसलिए मैंने कहा ये इसका इंट्रोडक्शन कहो या एक इसका ये बेसिक पार्ट कहो बेटा, जो आपको आ गया, एक बेसिक पार्ट आपको आ गया। चलो अब जरा पढ़ते हैं हम नाउन को। यहां तक आपने कॉपी किया। अब आपकी हेडिंग क्या डलेगी? नाउन क्या है, नाउन डेफिनेशन। ठीक है, नाउन को कैसे डिफाइन करेंगे, और नाउन आइडेंटिफिकेशन। अब हमारी ये चीज चलेगी। ठीक है बेटा, चलो तो अब हेडिंग क्या डालोगे आप? नाउन डेफिनेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। नाउन को कैसे पहचाने, ठीक है, नाउन को कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में, ये नाउन है बेटा, और नाउन की डीपली डेफिनेशन क्या होती है जो हमारे काम आएगी। ठीक है, जो हमारे काम आएगी। ठीक है पुत्र, तो डेफिनेशन और नाउन आइडेंटिफिकेशन। चलिए समझते हैं जरा बेटा। अगर मैं नाउन की बात करूं, तो मैंने अभी अभी आपको एक प्यारा सा शब्द बोला कि बेटा नाउन अपने आप में नेमिंग वर्ड होता है। अब वो नेमिंग वर्ड किसका होता है? चाहे वो चीज आपके लिए विजिबल हो या वो चीज आपके लिए खाली फील ओनली हो। इसका मतलब बोलते हैं सिर्फ महसूस की जा सकती। नाउन अपने आप में नेमिंग वर्ड है बेटा, जो अपने आप में किसका नाम हो सकता है? चाहे वो चीज विजिबल हो, चाहे वो चीज फील ओनली हो। विजिबल में भी दो चीजें आ जाती हैं बेटा। विजिबल में आ जाता है पर्सन, इंसान, और अदर्स, दूसरे। अदर्स में जैसे एनिमल्स हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं, आपकी थिंग्स हैं, प्लेसेस हैं, वो सारी चीजें आ गई बेटा अदर्स में। और वहां इंसान हो गए साइड। आपको जगह भी दिखाई देती है, आपको चीजें भी दिखाई देते हैं, आपको जानवर भी दिखाई देते हैं, आपको इंसान भी दिखाई देते हैं। तो इंसान को मैंने रखा है अलग और बाकियों को रखा है अलग। और फील ओनली तो वो होते हैं बेटा जो सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं। मैंने कहा था ना, हैप्पीनेस है, एंगर है, अभी अभी बताया था ना। हाँ, तो नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड। और नेमिंग वर्ड में भी मैंने आपको क्या लिखवाया था बेटा? नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का नाम। लेकिन अब हमें बेटा इसे पहचानना भी सीखना है। जैसे मेरे पुत्र देखो, आपको अब झटका लगेगा, कॉपी नहीं करना। मैंने ये बोला बेटा ये क्या होता है? RAM। आपने क्या लगता है बताना, ये क्या होता है बेटा? RAM। तो आप तुरंत बोल दोगे सर ये तो नाउन है। ऐसा नहीं, आपको पता है मेरे पुत्र, ये नाउन भी होता है
और अब आपको झटका लगेगा मेरे बच्चे, ये वर्ब भी होती है, फंस जाओगे आप। बेटा नाउन क्या होता है वो आपको पता है, नाम होता है सर किसी का, लेकिन एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में मेरे पुत्र ये पूछेगा इस सेंटेंस में से ये कौन सा नाउन है कि वर्ब। तो आपको आइडेंटिफिकेशन सीखनी पड़ेगी, और सीडीएस में आइडेंटिफिकेशन तो 10 नंबर की आती है। सबसे ज्यादा जो आइडेंटिफिकेशन का जो टॉपिक है वो सीडीएस में 10 नंबर का सबसे ज्यादा, और ये बैच है सारे एग्जाम्स को कवर करेगा बेटा। सीजीएल में आइडेंटिफिकेशन हो गया कभी पूछ लो, लेकिन भाई कुछ भी पूछ सकता है, रिश्तेदार नहीं है वो तुम, समझ में आई बात। तो अभी अभी जो रट के चलते हो ना बेटा, तुरंत ये क्या है नाउन है, ये क्या है नाउन है, क्या पता क्या हो जाए, कब कौन क्या बन जाए पागल। तो रटना नहीं है, सीखना है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, पर्सन है और अदर्स, ठीक है। विजिबल है में क्या आ गया बेटा, पर्सन और अदर्स, और बाकी फील ओनली। तो सर नाउन को फिर कैसे पहचानेंगे, देखो बेटा जब वो नाउन होगा ना तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब वो पर्सन होगा चाहे वो नाउन होगा, तो अगर पर्सन नाउन का काम करेगा ना तो पुत्र या तो वो एज अ सब्जेक्ट यूज होगा या बेटा वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज होगा। ऐसा ही ये या तो ये एज अ सब्जेक्ट यूज होगा या मेरे पुत्र ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज होगा। ऐसे ही ये या तो ये एज अ सब्जेक्ट यूज होगा और मेरे पुत्र या तो ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज होगा। तो सबसे पहली काम क्या आती है कि नाउन या तो एज अ सब्जेक्ट या एज एन ऑब्जेक्ट, अदर्स या तो एज अ सब्जेक्ट या एज एन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अलावा नाउन आपको कुछ भी न करता हुआ काम नजर नहीं आएगा बेटा। नाउन सिर्फ आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट काम करता हुआ नजर आएगा सेंटेंस में, ठीक है सर। अब मेरे पुत्र जब सब्जेक्ट होता है और किसी इंसान का नाम होता है तो आप अपने मुंह से किसी इंसान का नाम कैसे बुलवाएंगे। आप पूछेंगे कौन है आप, कौन है आप। तो क्यों ना हम यहां से एक हिंट बना लें कि जब वो एज अ सब्जेक्ट होगा तो पक्का वो नाउन किसका रिप्लाई होगा बेटा, हु का रिप्लाई होगा। किसका रिप्लाई होगा, हु का रिप्लाई होगा। कौन है आप, हु का रिप्लाई होगा, अभी बताता हूं। और जब वो एज एन ऑब्जेक्ट होगा, जैसे आप मिले थे, किससे मिले थे, हुम का रिप्लाई होगा। सर ये हुम क्यों हो गया, हु का हु क्यों नहीं रहा। बेटा एक बात बताओ, कॉपी नहीं करना, रफ है उत्तर। जब सब्जेक्ट के तौर पे तरीके से यूज करते हो तो ही विल हेल्प यू, हाँ। और अगर मैं बोल दूं आई मेट ही या आई मेट हिम, आप बोलोगे आई मेट हिम, ही नहीं। तो जब सब्जेक्ट होता है तो ही स्पेलिंग ये है, और जब ऑब्जेक्ट होता है तो ही की स्पेलिंग ही नहीं, वो हिम, ये स्पेलिंग कन्वर्ट हो जाती है। तो सब्जेक्ट है तो ही, ऑब्जेक्ट है तो हिम। इसी तरीके से बेटा सब्जेक्ट है तो हु प्रोनाउन, हु कौन, और ऑब्जेक्ट है तो हु किसमें बदलता है, हुम। तो ऑब्जेक्ट को हुम बोलते हैं, सब्जेक्ट को हु बोलते हैं। तो एक बात बताओ मेरे बच्चे, जब इंसान होगा तो वो पक्का हु का रिप्लाई होगा तो ही वो नाउन है, अगर ऑब्जेक्ट है तो वो हुम का रिप्लाई होगा तो ही वो नाउन है, अदरवाइज नहीं। अब इन पे भी बात करूंगा तो ऑटोमेटिकली आपको नाउन पहचानना आ जाएगा। चलो एक एग्जाम्पल से देखते हैं, मजा तभी है कहानी को सीखने का, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं, कहां पर, यहीं पर देख लिया, अगला पेज। आपने इतना कॉपी कर लिया बेटा, मैं अगला पेज यूज कर रहा हूं, आप इसके नीचे कॉपी करोगे, मैं पेज अगला यूज कर रहा हूं। जैसे पहला एग्जाम्पल देखो बेटा, मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिखा, सुनील, हाँ सुनील नोज राहुल। देखो इसमें मैंने दो नाउन लिखे बेटा। तो अब तक तो आप रट्टा मार रहे थे, अब तक तो आप रट्टा मार रहे थे, सुनील है सर राहुल है, हाँ तो सुनील और राहुल नाउन हो गए। अब टेक्निकल भी देखो बेटा, ये वर्ब है, देख रहे हो, अब आपको आइडेंटिटी, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना सीख रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता नाउन भी पढ़ते चल रहे हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच तैयार हो रही। और बेटा ये क्या है, सुनील नाउन है, राहुल नाउन है, कैसे, क्योंकि ये सर इसका सब्जेक्ट है, सुनील इसका क्या है, सब्जेक्ट। जानता है, किसको जानता है, राहुल को, तो राहुल क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट होगा तो बेटा किसका रिप्लाई है, हु, कौन जानता है, हु नोज राहुल, सुनील जानता है सर, तो सुनील नाउन हो। सुनील जानता है किसको, राहुल को, तो ये अपने आप में किसका रिप्लाई हुआ, हुम, किसको जानता है, राहुल को, तो ये भी अपने आप में नाउन। तो जब सब्जेक्ट होगा तो हु, जैसे यहां हु रिप्लेस करो, हु नोज राहुल, सुनील। मैं बोलूं सुनील नोज हुम, राहुल। तो इस तरीके से नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानते हो बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, हो सकता है बेटा नाउन की जगह प्रोनाउन आ जाए। जैसे मैंने सपोज करो, मैंने यहां लिख दिया दे, हाँ, अब मैंने बोला दे मेट मोहित। अब देखो, अब आप बोलोगे सर दे नाउन है, नहीं बेटा दे तो प्रोनाउन हो गया,
भाई नाउन की जगह तो प्रोनाउन भी आ सकता है। वेरी गुड, नाम नहीं लिखा आपने, उनकी जगह वे यूज कर लिया शब्द। ये क्या है बेटा? वर्ब। अच्छा, दे मेट हुम, दे मेट हुम मोहित, तो हुम का रिप्लाई है तो क्या हो गया बेटा? नाउन। और नाउन की जगह तो प्रोनाउन भी हो सकता, क्या बताइए आ जाता? दे मेट हिम, ये भी तो हो सकता था बेटा। आप नाम ना लिख के आप ये भी तो लिख सकते थे प्रोनाउन, दे मेट हिम। तो ये भी ध्यान रखिएगा बेटा, ऐसा हो सकता है ना कि नाउन की जगह क्या आ जाए? प्रोनाउन आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि नाउन की जगह प्रोनाउन आ जाए। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं बेटा? नाउन। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं बेटा? नाउन। और नाउन की जगह क्या हो सकता है? प्रोनाउन हो सकता है। समझ में आई बात? ये चीज यहां पर ध्यान रखो। अब आप लोगों को क्या एहसास हो रहा होगा? सर फर्क है बाकी टीचर्स के नाउन में और आपकी नाउन में, फर्क है। फर्क यही है बेटा, अगर मैं डायरेक्ट नाउन चालू करता, रूल लपाड़े फटाना ढिमकाना चालू कर देता, तो आप फेल थे तुरंत। आपको पता ही नहीं कैसे क्वेश्चन बनने। क्यों? आपका बेस ही मजबूत नहीं। इसीलिए आप क्या देखते हो, या छोटी मोटी कोचिंग या आप आजू बाजू या बहुत पुराने टीचर से जब आप पढ़ रहे होते हैं, तो क्या हो रहा होता है? वो नाउन टॉपिक चालू करते हैं, हाँ, और आ जाओ रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, फलाना ढिमकाना। ये ऐसे नाउन है जो हमेशा प्लूरल रहेंगे, ये ऐसे नाउन हमेशा सिंगुलर रहेंगे, ये ऐसे नाउन है सिंगुलर प्लूरल में सेम रहेंगे। और तुम अपना गधों की तरह याद करते रहते हो। दिमाग अपना तो कुछ पता ही नहीं है। ऐसे देखो बेटा, सन इन लॉ का प्लूरल कैसे होगा? आप क्या बोले बच्चा? सन्स इन लॉ होगा। क्यों? क्योंकि बेटा हमेशा पहले वाले का प्लूरल करेंगे, हमेशा इसका प्लूरल करेंगे। तो ये आ गया। बताओ ब्रदर इन लॉ का क्या होगा? फिर बच्चा कहता है सर मैं बताता हूं, ब्रदर इन लॉ का ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा पहले वाले का प्लूरल कर। ये आप चीजें आपको बर्बादी की तरफ लेके जाते हैं बेटा, ये चीजें आपको बर्बाद कर देंगी। ये इतना गंदा मीठा जहर है, ना खुद टीचर को आता ना आपको सिखा पाएगा, आपका नाश जरूर कर देगा। जैसे स्कूल लेवल पे टीचर्स ने आपका नाश कर दिया। आपको क्या लगता है वाकई में आपके सारे सब्जेक्ट वीक थे? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा मैथ स्ट्रॉन्ग है? कोई भी, मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है स्कूल में? याद करो पुत्र, उसका टीचर अच्छा था। तो दम लगा ले जितना तेरे में दम है, दिमाग पे जोर डाल। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा था स्कूल में? साइंस अच्छा था, मैथ्स अच्छा था, इंग्लिश अच्छी थी, संस्कृत अच्छी थी, हिंदी अच्छी थी। पुत्र कौन सा सब्जेक्ट अच्छा था? याद कर स्कूल में। और फिर याद कर उन टीचर को जिन्होंने तेरा वो सब्जेक्ट अच्छा बनाया। और अब याद कर तेरा सबसे बेकार सब्जेक्ट कौन सा था, और अब याद कर उस टीचर को, वो टीचर भी बेकार ही रहा होगा। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है बेटा, ये फैक्ट। अगर संगत अच्छी मिलेगी आप अच्छा बन जाओगे, अगर संगत बुरी मिलेगी आप बुरा बनते चले जाओ। चांसेस इसी के तो ज्यादा हैं। तो अगर टीचर मेहनत करके नहीं पढ़ाएगा बच्चों को, उस लेवल पे नहीं चीजों को लेके जाएगा, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हें किसने बताया नाउन कैसे पढ़ा जाता है? किसी ने भी नहीं। तुमने किताब में पढ़ा नाउन और दे रूल, टेंस और दे रूल, इसलिए तुम पास ही नहीं हो पा रहे, नंबर ही नहीं आ रहे, ना इंटरेस्ट आ रहा इंग्लिश में। आई बात समझ में? तो पुत्र जो भी सब्जेक्ट आपका अच्छा है, आप देखो उनके उसी सब्जेक्ट के टीचर ने आपके साथ दम लगा के मेहनत की होगी। आप सब इस बात से एग्री करोगे, दम लगा के मेहनत की होगी। समझ में आई? तो बेटा ये ऐसे नहीं होता है, इनको चीजों को जानना होगा। और छुटकू कब जानोगे? जब आप चीजों को समझ पाओगे कि ये प्रेपोजिशन है, ये क्या है, ये क्या, इन चीजों को समझ पाओगे। देखना बाद में इन चीजों को तुम फैक्टफुल जान पाओगे। और नहीं जानोगे फैक्टफुल तो गड़बड़ कर जाओगे, क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आज बनेंगे, 2 दिन बाद भूल जाओगे। समझ में आई? 2 दिन बाद भूल जाओ। तो वो चीजें यहां आप देखनी है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ठीक है जी, डन है, ये चीज है और कुछ नहीं बेटा। अच्छा आजकल के फर्क है बेटा, आजकल के स्कूल ऐसे नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। अब स्कूल्स में फर्क है, क्योंकि अब अच्छे टीचर्स जा रहे हैं जो मेहनत कर रहे हैं। मैं हमेशा से दिल खोल के बोलता है, अब के टीचर्स में फर्क है। और अब के सरकारी ऑफिसेज में भी फर्क है, क्योंकि अब जवान जो खून है ना, अब वो सरकारी ऑफिस में बैठ रहा है। इसलिए अब आप बदलाव पाओगे। आप लोग भी आने वाले इंस्पेक्टर्स हो, आप लोग भी जाओगे,
तो आप लोग भी तो बदलाव लाओगे। तो जैसे जैसे जनता है वैसे वैसे बदलाव आ रहा है, वैसे वैसे बदलाव आ रहा है। अब आप ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस में जाके बात कर रहे हो तो पहले दिल्ली पुलिस को कैसे देखा जाए, अब किसी भी XYZ पुलिस को कैसा रूड बिहेवियर से बात, अब जाके आप बात करके देख लीजिए, आपको ऑफिस में मिलेंगे सेंसिबल पर्सन। क्यों? क्योंकि क्राउड बदल रहा है, चीजें बदल रही है और आप लोग बदलोगे, आप लोग ही बदलोगे। सिंपल है, इसी पॉजिटिविटी के साथ बढ़ोगे तभी तो नौकरी लगोगे बेटा। आप लोगों को भी जाके वो चीजें बदलनी है जो आप लोग बुरी मानते आ रहे हो। ठीक है, चलो वापसी करते हैं टॉपिक पे। तो हमने ये बोल दिया, तो इसको तो ऐसे पहचान लोगे। गुरुजी चीजों को कैसे पहचाने? बेटा कभी भी किसी चीज को हम हो नहीं बोलते। एक बात बताओ, मैंने बोला मैंने कुर्सियां खरीदी हैं, रोहन ने कुर्सियां खरीदी हैं, तो भाई रोहन तो नाउन हो गया। तो मैंने बोला रोहन बॉट चेयर्स, रोहन ने कुर्सियां खरीदी, तो बेटा रोहन बॉट चेयर्स, चेयर्स भी तो नाउन है, लेकिन चेयर्स को बेटा हम क्या बोलते हैं? व्हाट। किसका रिप्लाई? व्हाट का रिप्लाई। तो ये चेयर्स क्या है? ऑब्जेक्ट है बेटा। देखो मेरे बच्चे, आपका ध्यान नहीं गया शायद, मैं आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी छांटना सिखा रहा हूं। आप ध्यान से सुनना, आप आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहे हो, आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी छांटना सीखते चल रहे हो। अब आप सेंटेंस का फ्रेमिंग भी देखना स्टार्ट कर दिया आपने, तो ऑटोमेटिकली आपका बहुत अच्छे से बेस भी तैयार हो जाएगा। तो ये हुआ बेटा वर्ब और ये हुआ ये नाउन। बट किसका रिप्लाई? व्हाट का रिप्लाई। ठीक है, व्हाट का रिप्लाई। अच्छा देखो, मैंने बोल दिया स्टोरीज, कहानियां, स्टोरीज वर रिटन बाय हिम, उसके द्वारा स्टोरीज लिखी गई थी। क्या लिखी गई थी? स्टोरीज। ये नाउन है, लेकिन ये नाउन इस बार यहां किसका काम कर रहा है बेटा? सब्जेक्ट का। पहले है ना स्टोरीज लिखी गई थी, क्या लिखी गई थी? स्टोरीज। तो ये नाउन है, सब्जेक्ट। किसका रिप्लाई? व्हाट का रिप्लाई। किसका रिप्लाई पुत्र? व्हाट का रिप्लाई। तो इसका मतलब ये है, अब जरा बात को धड़े ध्यान से सुनेगा बेटा। तो ये किसका रिप्लाई हो गया? व्हाट का रिप्लाई। ठीक है, किसका रिप्लाई हो गया भाई? व्हाट का रिप्लाई। आगे देखिए, अब मैंने बोला ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखो बेटा, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी सर। तो ऑनेस्टी ये नाउन है, किसका काम कर रहा है बेटा? सब्जेक्ट का। किसका रिप्लाई है सर? व्हाट का रिप्लाई है। व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी सर। ऑनेस्टी इज व्हाट? पॉलिसी। तो क्या है बेटा? नाउन है। ठीक है, अच्छा किसका रिप्लाई है? व्हाट का। तो अब आप बोलोगे ना बेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है बेटा। द क्या है? आर्टिकल है पुत्र। इज क्या है? वर्ब है बेटा। देखो बेटा, अब आहिस्ता आहिस्ता हल्की हल्की पार्ट्स ऑफ स्पीच को थोड़ा सा पहचानना स्टार्ट कर गए। तो मैंने बोला ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अच्छा पॉलिसी दिखाई तो नहीं देती, ईमानदारी ऑनेस्टी दिखाई तो नहीं देती, क्या है? नाउन तो है सर, दिखाई दे या ना दिखाई दे। अब कुर्सियां तो दिखाई देंगी, ऑनेस्टी तो नहीं दिखाई देगी, एंगर तो नहीं दिखाई देगा, हैप्पीनेस तो नहीं दिखाई देगी। तो इसको इस तरीके से हमने बोल दिया। इसका मतलब ये हुआ बेटा, किसी से देखो, अभी कॉपी करना, अभी कॉपी करना, इसको पहले इस पे लिख लो, अभी मैं दिखाऊंगा वो स्क्रीन। तो आपने क्या सीखा? देखो बेटा, कोई भी इंसान है, इंसान को व्हाट नहीं बोलते बेटा, हु बोलते हैं। व्हाट बोलोगे गाली बन जाएगी। व्हाट आर यू, क्या है तू, क्या है नहीं बेटा, हु आर यू, कौन है आप। व्हाट मत बोलना, इंसान को क्या हो जाएगा? गाली बन जाएगी। व्हाट आर यू, क्या है ये, कौन है ये। लेकिन पेन को मैं बोलूं कौन है आप, क्या है ये तेरे हाथ में, उसने बोला पेन है, क्या। इसका मतलब ये हुआ बेटा, बाकी चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं? व्हाट। और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में नहीं बदलता बेटा, व्हाट व्हाट। और जो चीज ना भी दिखाई दे वो भी किसका रिप्लाई है? व्हाट का। इसका मतलब ये हुआ, ऐसे ही कॉपी करना पुत्र आपने। इसका मतलब ये हुआ बेटा, जो नाउन को पहचानोगे ना, हाँ, या तो वो हु का रिप्लाई होगा या वो होम का रिप्लाई होगा, और इंसान नहीं तो वो व्हाट का रिप्लाई होगा। अरे पगले, खत्म कर नाउन आइडेंटिफिकेशन को। या तो वो हु का रिप्लाई होगा या वो होम का रिप्लाई होगा या वो व्हाट का रिप्लाई होगा। आपको ये चीज दिखाई दे सकती, हु, होम या व्हाट, हु, होम या व्हाट। देखना किस अच्छे अलग ढंग से मैं आपको नाउन पढ़ाता हूं। एक बच्चा लग रहा है गुरुजी पैसे की टेंशन नहीं है, बस शुरू से सीखना।
पैसे की टेंशन नहीं तो सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों कर रहा है? तो पैसा तो है, फिर रहने दे। फिर पैसे की टेंशन नहीं है, वाह छोटे, तेरे पिताजी कमा रहे हैं, तू थोड़ा ना कमा रहा है। उनसे पूछ बेटा, उनको तो टेंशन होगी। तो पैसे की टेंशन नहीं है गुरुजी, बस शुरू से पढ़ना है, ये शुरू से ही बेटा। ठीक है, हुआ बेटा ये कॉपी। अब इसको एग्जाम्पल को कॉपी कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने बोला सर नाउन तो पहचानना आ गया हमें, या तो नाउन सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। इंसान होगा तो हुम का रिप्लाई, और इंसान नहीं होगा तो व्हाट का रिप्लाई। बस आसान था, बिल्कुल आसान है बेटा। चलो नाउन पहचानना सीख लिया बेटा। तो अब एग्जाम में सर इससे क्वेश्चन कैसे आएगा? बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पहचानना ही, आपसे नाउन पहचानवाएगा वो। बताओ ये नाउन है कि नहीं है, समझ में? नाउन है कि नहीं है? तो आपसे एग्जाम में नाउन ही पहचानवाएगा। टा 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 टा। हाँ बेटा, कल वोकैब की क्लास नहीं हो पाई ना यार यूट्यूब पे, अभी करेंगे बेटा 1-2 दिन के बाद। अभी क्या है ना, फेस्टिव सीजन है, थोड़ा दिवाली विवाली है। दूसरी एक और बुरी हालत अभी दिल्ली में पोल्यूशन की है। अभी आप मेरा गला देख रहे हो, बैंड बज चुकी है। तो दिल्ली में तो भाई साहब पोल्यूशन तगड़ा हो गया। तो शाम तक ऐसी हालत हो जाती है जैसे बहुत ज्यादा हम थक गए। ठीक है, हालांकि उतना ज्यादा वो नहीं है कि काम सेम होता है, लेकिन पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया है बेटा। पता है दिल्ली में ऐसा कहा जा रहा है कि एक बंदा अगर 35 सिगरेट्स पी ले, जितना नुकसान होगा दिल्ली में अब फिलहाल एक दिन में उतना नुकसान होने लग रहा है। एयर क्वालिटी अगर इंडेक्स की बात करें तो फोन अच्छा दिखेगा नहीं आपको, इसमें लिखा है वो 500 पहुंच चुकी है, हाईएस्ट इससे परे कुछ नहीं है। और यहां लिखा है सीवियर, जल्दी से जल्दी दिल्ली छोड़ें, कहीं और चले जाएं अगर आपको सांस लेनी है तो। ये इस पे लिखा हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स इज 500 विच इज सिमिलर टू यस्टरडे, ठीक है, एट अबाउट दिस टाइम। कहता जितना कल था उतना ही आ जाए। तो इस तरीके से हम सांस ले रहे हैं और तुम्हें नाउन की पड़ी है बे। ये कहानी है बेटा फिलहाल दिल्ली की। यूट्यूब पे मेरे बच्चे राजेंद्र, वोकैब का जो टाइम होता है वो 7:30 बजे, वैसे मैं शाम को लेता हूं क्लास, लेकिन अभी पोल्यूशन की वजह से ठीक है ले नहीं रहे उसको यार। पोल्यूशन क्या मतलब, अभी शाम तक तो ऐसी बैंड बज जाती है सांस खत्म। ठीक है चलो उसको फिर स्टार्ट कर लेंगे। नहीं अब ध्यान से सुनो, ये आसान हो गया बेटा। अब आपने बोला सर नाउन तो आ गया, अब आपके लिए एक नई शब्द में नई चीज का इजाद करता हूं। नाउन आइडेंटिफिकेशन में आपने नाउन पहचानना सीख लिया। ठीक है, आपने नाउन पहचानना सीख लिया। अब आपको मैं कलाकारी दिखाता हूं बेटा। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, उस चीज के चेहरे पर नहीं जाना है, उस चीज के चेहरे पर नहीं जाना है, उस चीज के फंक्शन पर जाना है। ठीक है, एक बार कॉपी करो फिर इसको आगे बताता हूं मैं। फटाक से हो गया ना, स्क्रीन चेंज कर रहा हूं बेटा मैं। ठीक है चल, कैसे देखो, अभी मैं आपके पास 7वां एग्जाम्पल लिख रहा हूं। 7वां एग्जाम्पल लिख रहा हूं। मैंने बोला राम, ठीक है, राम नोज हर, राम उस लड़की को जानता है। तो बेटा राम क्या है? नाउन है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट है सर, तो राम नाउन है। ठीक है, अब 8वां एग्जाम्पल लिखे। मैंने आपको बोला ही रैम्ड इनटू हर कार, ही रैम्ड इनटू हर कार। ही रैम्ड सर वर्ब है। अब बेटा रैम्ड क्या है? यहां वर्ब है। अब आप बोलोगे सर इसका मीनिंग बता दीजिए। रैम का मतलब होता है बेटा RAM, सेम है शब्द, मैंने अभी नहीं बताया था। ये वर्ब भी हो सकता है और ये नाउन भी हो सकता है बेटा। ये नाउन भी हो सकता है, ये वर्ब भी हो सकता है। इसका मतलब पता है क्या होता है? टक्कर मारना, टक्कर मारना।
ही रैम्ड इनटू माई कार, उसने मेरी ही रैम्ड इनटू हर कार, उसने उसकी गाड़ी में टक्कर मार दी थी। टक्कर मारना। और आपको जानकर एक और इंटरेस्टिंग बात पता चलेगी, ठीक है? नहीं बेटा, जो भगवान जी हैं वो रामा है, भगवान जी रामा है। राम का एक और मतलब होता है जिसको रैम बोल देते हैं, मेल शीप। इसका एक और मतलब होता है, ये तो हो गया दोस्त एक और, ये तो हो गया दोस्त, इसका एक और मतलब होता है बेटा मेल शीप, जिसको हिंदी में भेड़ा बोल देंगे, भेड़ा। तीन मतलब है राम के। राम नाम हो सकता है, RAM वर्ब टक्कर मारना हो सकता है, या RAM मेल शीप को भी बोलते हैं, भेड़ा। देख रहे हो छोटू? इसलिए मैं कहता हूं बेटा चीजों को पढ़ना पढ़ना कि वो कब नाउन है कब वर्ब है, सेंटेंस से पहचानना खुद से भी। तो नाउन की जगह प्रोनाउन हो सकता है, वो बातें आपने जान ली, ठीक है? चलो अब देखो एक लास्ट एग्जांपल आपको लिखाता हूं, फिर करते हैं छुट्टी। 8 तक हो गया बेटा। देखो जी क्या है, मैं आपको ये कह रहा हूं बेटा कि नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन नाउन की जगह प्रोनाउन भी तो हो सकता है बेटा, वो भी ध्यान रखना। ये नहीं कि सर ये नाउन हो गया क्योंकि सब्जेक्ट नाउन होता है आपने कहा, नहीं बेटा, नाउन की जगह प्रोनाउन भी तो हो सकता है सब्जेक्ट, ठीक है ना? ये ध्यान रखना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। हुआ कॉपी यहां तक? फटाक से डन। देखो अब आप इसके नीचे एक नोट लिखिए, और नोट लिख के आप क्या पढ़ोगे, देखो आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, हां ब्रैकेट में लिखना अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। बेटा सेंटेंस के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, सेंटेंस के हिसाब से आइडेंटिफिकेशन करना। पहले से मत चिल्लाना, ये तो ये होता है, ये तो ये होता है, पहले मत चिल्लाना। कैसे? चलो देखो, मैंने कहा ही, ठीक है, हां, हेल्प्ड मोहित। अब देखो, अब यहां ही प्रोनाउन है, ये नहीं बोलोगे बेटा कि सब्जेक्ट तो नाउन होता है तो सर ही भी नाम है, नहीं बेटा, ही प्रोनाउन है और मोहित नाउन है जो कि इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो इस बार सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकते। अब देखो आपको एक झटका दिखाता हूं, यह शब्द बहुत धोखा देता है बेटा, होम। आपको पता है होम इंग्लिश लैंग्वेज में एडवर्ब भी हो सकता है, और बेटा होम इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन भी हो सकता है। अब बोलोगे गुरुजी हमें कैसे पता चलेगा फिर? अरे बेटा सेंटेंस से पता चलेगा, तेरे को टेंशन नहीं लेनी है, तू सेंटेंस से बता वो कब क्या है। होम एडवर्ब भी हो सकता है और होम नाउन भी हो सकता है। कैसे? देखो बेटा, अगर मैं आपको ये कहूं, ध्यान से सुनिएगा, ही, ये ऐसे कर लेते इसको, हा, ही वेंट होम, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ही वेंट होम। अब जरा बातचीत को पहचानिए बेटा, ही वेंट होम, वो गया था, कहां गया था? सर वेंट तो एक्शन है, ही वेंट वो गया था, कहां गया था? होम, घर। बेटा ये एडवर्ब है, अब आप फंस गए। अब अगर बच्चा रटेगा खाली, वो तो नाउन लिख देगा पेपर में से। और ये मेरे पुत्र सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, सीडीएस का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ही वेंट होम, तो ही वेंट व्हाट? बेटा नाउन व्हाट का रिप्लाई होता है बेटा, हु का या हुम का रिप्लाई होगा। तो हु हुम तो बोलेंगे नहीं, घर को हम व्हाट बोलेंगे, तो बोल पाओगे? ही वेंट व्हाट, ही वेंट व्हाट, वो गया था, क्या गया था? क्या नहीं, कहां गया था, कहां गया था, कैसे गया था, क्यों गया था, कब गया? ये तो एडवर्ब है सर, जो एक्शन में डिटेल ऐड कर रही है। तो बेटा यहां मुझे बताइए, होम नाउन है या होम एडवर्ब है? आप बोलोगे सर ये तो एडवर्ब है, होम नाउन नहीं है, ये तो एडवर्ब है। बताओ जी छुटकू भाई, तो क्या आ रहा है यहां पर? ये रिप्लाई ऑफ वेयर, वेरी गुड, ये वेयर का रिप्लाई है बेटा। ये क्या है? वेयर का रिप्लाई। और वेयर का रिप्लाई तो एडवर्ब होता है सर एक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने बोला आई लाइक माई होम, आई लाइक माई होम, आई लाइक व्हाट? माई होम। अब होम क्या बेटा? व्हाट, अब नाउन। फिर आई लाइक माई होम, आई लाइक माई होम, आई लाइक माई होम।
ठीक है बेटा, वेंट के बाद टू नहीं आएगा क्योंकि होम एडवर्ब ऑलरेडी, वो एडवर्ब में सिखाऊंगा मेरे बच्चे। कौन सा पुत्र है? अजीत। ठीक है बेटा, आई वेंट टू होम नहीं बोलते बेटा, आई वेंट होम। तो क्या बोलोगे? आई लाइक व्हाट? माई होम, इस तरीके से। तो वरना आप आई लाइक व्हाट? माई होम। क्या पसंद है मुझे? होम। आई लाइक एप्पल्स, आई लाइक व्हाट? एप्पल्स, नाउन। तो आई लाइक माई होम क्या है? नाउन। मजा आया? इसलिए मैंने बोला बेटा नाउन के आइडेंटिफिकेशन में अब आपसे गलती नहीं होगी, या तो हु का रिप्लाई, या होम का, या व्हाट का। और नाउन कैसे मिलेगा? या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। एडवर्ब थोड़ी ना होगा वो, एडवर्ब थोड़ी ना होगा। नाउन तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ये तो एडवर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट ही नहीं हुआ। ये है ऑब्जेक्ट। ये क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट, क्योंकि नाउन या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा बेटा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, बस आसान हो गया, अब तो कोई टेंशन नहीं। फाइनली बेटा नाउन आइडेंटिफिकेशन खत्म, नाउन आइडेंटिफिकेशन खत्म। तो गुरुजी अब क्या पढ़ाओगे? अब तो नहीं, कल पढ़ाऊंगा। और कल अगली हेडिंग डाल लीजिए बेटा, कल मैं आपको कराऊंगा नाउन फ्रेज। अब आपको जानकारी दूंगा बेटा कल नाउन फ्रेज की, लेकिन आज नहीं, कल कल। ठीक है, कल जानेंगे छुटकू इसको। आज थी बेटा, और YouTube वालों को बता दूं, ये मेरे बच्चे डेमो क्लास थी, सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि ये जो बैच है ना पुत्र, ये अपने आप में एक फाउंडेशन बैच है। आप सबको पता है अभी आ चुके हैं बेटा नोटिफिकेशंस। ठीक है, आपके पास कैलेंडर आ चुका है, और ये बैच फाउंडेशन बैच जो है, ये सभी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आपको कवर करके चलेगा। तो जिन्होंने बैच ले लिया है अच्छी बात है, क्योंकि आज एक ही डेमो चलनी थी यूट्यूब पर, आज एक ही डेमो चलनी थी बेटा। ये पेड बैच है जिसकी कोर्स फीस सिर्फ इतनी है। तो ये जिन्होंने नहीं खरीदा, इसमें ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, प्रैक्टिस, ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेशन सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। पहली बात। दूसरी, एग्जाम से पहले आराम से आपका सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे, विद प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। लाइव प्लस वीओडी बैच है, आपको रिकॉर्डेड बैच भी मिलेगा अगर आपको जल्दी सिलेबस करना है तो आप इस तरीके से इस चीजों को लेकर चलेंगे। दूसरा बेटा, बिल्कुल आराम से बेसिक से एडवांस लेवल तक मैं पढ़ाकर चलूंगा, रटाकर नहीं, हर चीज को बहुत अच्छे से सिखाकर चलूंगा। तो जिसने नहीं लिया वो कैरियरविल ऐप हमारी डाउनलोड करके आप आराम से ये बैच खरीद सकते हैं। कल क्लास इसकी सिर्फ ऐप पर होगी, यूट्यूब पर नहीं होगी बेटा। यूट्यूब पर मैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराता हूं, वोकैब कराता हूं, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करा देता हूं। जो आपका कंटेंट होता है वो बैच है। और बेटा हमेशा से कैरियरविल एक ही मुकाम पर चला है, कोर्स की जो कोर्स फी है वो हमेशा मिनिमम ही हम रखते हैं। 5 साल से पिछले लगातार जो टॉपर्स हैं वो कैरियरविल से ही हमारे स्टूडेंट्स रहे। आपने टॉपर्स के मैंने इंटरव्यू, छोटी छोटी रील्स आपके लिए हमेशा मैं डालता रहा। तो बेटा मेरा एम ये नहीं होता कि स्टूडेंट सिर्फ नौकरी ले ले, मेरा एम होता है वो बढ़िया रैंक लेके नौकरी ले, ताकि उसको अपनी मनपसंद जगह और मनपसंद आपकी जॉब आपको मिल सके। मैं हमेशा रैंक के लिए पढ़ाना पसंद करता हूं। 100% मार्क्स स्टूडेंट्स मेरे इंग्लिश में लाए हैं, अब आपकी बारी। तो रैंक होल्डर बनो बेटा। सिर्फ पेपर निकालने का सोचोगे ना तो कम मेहनत करोगे, रैंक होल्डर का सोचोगे ना तो एनर्जेटिक रहोगे। और ऐसा नहीं है कि आज मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं ये बातें, मैं समय समय पर आपको ऑटोमेटिकली मोटिवेट करता रहूंगा, समय समय पर आपको सारी बातें बताता रहूंगा, समझाता रहूंगा, आप बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, बताइए अब कोई भी आपका डाउट है तो। इसलिए ये आज की क्लास है ना, देखो यूट्यूब पर भी है बच्चा एक्टिव। तो ये आज की जो क्लास थी, ठीक है, वो ये थी। कोर्स फी में बिल्कुल बेटा डिस्काउंट लगेगा, तो ये 1499 नहीं पड़ेगी, 200 का डिस्काउंट लग के आपको ये पड़ेगी। वो भी शायद आज भर रखेंगे इसको भी, ये भी बंद होगा फिर, डन है। वरना फिर आपको वही है, 1 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, फिर अगले महीने जो बैच आएगा वो लोगे और पीछे होते चले जाओ। डन। तो आज थी हमारी नाउन की क्लास नंबर 1। कल मिलेंगे बेटा नाउन की क्लास नंबर 2 में। आज मैंने थोड़ा स्लो भी पढ़ाया है आपको, आराम से, ताकि एक बार ग्रिप बने चीजों पे। ये नहीं है कि एकदम आती पागलों की तरह हुआ 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 करके पागलों की तरह तेज तेज पढ़ा दे, ऐसा नहीं। ठीक है, यूट्यूब पे जो भी हमारे पास जो चैनल है वो आप सब जानते हैं बेटा, इंग्लिश बाय जयदीप सिंह है। इस पर आपकी वोकैब की क्लास हम कल से करेंगे, आज से तो ये क्लास हो गई, कल से हम इस पे फिर वोकैब की क्लास आपको दिखाऊंगा किस तरीके से वोकैब चलेगी। तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक है, ये देखो चला रखा ना हमने डेमो, ये रहा नाउ। डन। चलिए बेटा
तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और ध्यान लगा के पढ़ते रहिए। अब मुलाकात कल सुबह 8 बजे होगी, लेकिन ऐप पर, यूट्यूब पर ये एक ही डेमो क्लास थी बेटा, ठीक है। और यूट्यूब पर कल शाम को 7:30 बजे हम करेंगे फिर वो की क्लास। नमस्कार बेटा।